हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और ज्यादा लेट ना करते हुए जो लोग पीछे आएंगे पीछे बैठे हैं, कोई बात नहीं, पीछे तो एंट्री करेंगे, लेकिन हम ज्यादा देर ना करते हुए आज का ये प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं अभी से। क्योंकि स्वागत करेंगे हमारे बीच में जितना भी लीडर से, डायरी पेन रखिएगा और लेटे लेटे सुनिएगा नहीं, क्योंकि डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत बेहतरीन लीडर हमारे बीच में है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसी को देखते हुए सब जो लीडर आज आ चुके हैं दिल्ली से, इनकी लाइफ स्टोरी इतना चमक है, इनकी लाइफ स्टोरी में इतना दम है, इतना पावरफुल है। आप सभी लोग सुनिएगा, इनको सुनिएगा, क्योंकि ये पहले तो आए थे, हमने सक्सेस सेमिनार कर चुके हैं, लेकिन इनके अंदर जो पावर है, ये पावर कई लीडर्स को अपना जिंदगी में परिवर्तन ला चुके हैं और बहुत सारे लीडर को भी परिवर्तन की शिखर पर ले चुके हैं। और ज्यादा देर ना करते हुए मैं वेलकम करूंगा हमारे बीच में ऑडी अचीवर, बेहतरीन लीडर, चमचमाते लीडर, डायनेमिक पर्सनालिटी, enthusiastic in nature and charismatic in nature also. He is none other than Mr. Lokesh Sethi from Delhi. Please welcome. तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम स्वागत करेंगे। सर, मैंने आपको होस्ट बना दिया, आपने आपको अनम्यूट कर दीजिए। हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नेट में। अच्छा अच्छा, मैंने आपको होस्ट कर दिया, मुझे होस्ट बना दीजिए दोबारा। अच्छा अच्छा, एग्जिट करके फिर एंट्री करिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। नेटवर्क के प्रॉब्लम चल रहा है शायद इनकी। हाँ, हो गया अब। नहीं, चल रही है अभी, कोई बात नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, बेहतरीन चीज, कल जैसे हमने बताए थे, आपको एक्शन टेकर बनना है और डिसीजन मेकर बनना है। जिंदगी में कुछ करना है, कुछ पाना चाहते हैं। ओके, मैं होस्ट दोबारा बन गया। अच्छा, कोई बात। अच्छा, मैं होस्ट दोबारा बन गया, कोई बात नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा पहले। चित्रसेन, हाँ, कहाँ गए? मैं बहुत बार कोशिश किया बेटा, ये कल कर ले, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है तुम्हारे साथ। अच्छा, कोई बात नहीं, मैसेज देना था, मैंने मैसेज दिया। आज नए मेंबर मंटू पाना आ गए, सीरियस मेंबर। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। मिनते की स्कूल ये आ जाइए, वीडियो में आ जाइए, मैं देख लेता हूँ, बीच बीच में चेक कर लेता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। लोपामुद्रा महांती, गीता शर्मा, शायद आ जाइए, वीडियो में आ जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये जो 1% पुल दिया गया है ना, ये शायद मैंने सोचा था ये एक बार कंपनी देगा, अप्रैल मई जून के अंदर हो जाएगा, लेकिन कंपनी, इतना बेहतरीन कंपनी, ये 1% पुल दोबारा आप लोगों के लिए दिए हैं। और दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, जो प्लान दिए, पिछले प्लान जो था 10,000 पीवी था, इस बार जो प्लान हुआ, ये प्लान 5,500 में कम कर दिया गया, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा से ज्यादा परिश्रम ना करना पड़े, संघर्ष ना करना पड़े। ये सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा बात ये होता है कि 1% पूल, 1% पूल में आपको 4% पूल तो है आप लोगों के लिए, ये पता तो चल जाएगा, लेकिन 1% पूल जो है, ये 1% पूल के अंदर आपको एंट्री करना है। अगर एंट्री करना है, मेंटली बैलेंस को पकड़िए और हेडस्ट्रॉन्ग होके प्लानिंग करिए आज से, क्योंकि आज शुरुआत हुआ। आज अगर शुरुआत हुआ, कल से बिलिंग करना शुरू कर दीजिए। कम से कम
सेल्फ आईडी में 100 पीवी करना शुरू कर दीजिए। एक आदमी 2000 2500 2 लाख 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट करता है, 10 घंटा बैठता है। एक आदमी पेट्रोल पंप पे काम करता है 10 घंटा 12 घंटा, और एक आदमी ऑफिस में 10 घंटा काम करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिमिटेड पैसा होता है। अगर आपको अनलिमिटेड मनी की तरफ जाना चाहिए, अनलिमिटेड पहाड़ चढ़ना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको शुरुआत कहीं ना तो कहीं करना पड़ेगा। कल मैंने बता रहा था डिसीजन आप ही को लेना पड़ेगा, तैयारी आप ही को करना पड़ेगा। तो डिसीजन कहाँ से शुरू होगा? 100 पीवी से। 1636 की मोड पे जाना चाहिए। पहले 5 दिन के अंदर अंदर आप 100 पीवी करिए, और आपका फ्रंट लाइन जितना भी 6 फ्रंट लाइन होगा इनको भी 100 पीवी करवाइए, क्योंकि 12 महीने 100 पीवी लेंगे तो 38,000 सामान ये यूज करेंगे घर का, लेकिन आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे 30 से 32,000 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा। अगर दूसरों को बेनिफिट देते जाएंगे तो आपका बेनिफिट मल्टीप्लाई होता जाएगा। क्योंकि हमें तो यहाँ पे तैयारी क्यों करना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तैयारी इसलिए करना है क्योंकि लोकल बनना है, हमें लोकल ब्रांड को पकड़ना है और दूसरों को प्रमोट करना है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ग्लोबलाइज करना है। आप जिस प्लेटफॉर्म में हो, ये प्लेटफॉर्म बहुत बहुत पहले ये प्रोसेसिंग में जा चुका है, ये प्रूवन हो चुका है। इसको अगर प्रूवन करना है तो एनालिसिस मत करना है, एटीट्यूड को पकड़ के तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि इससे पहले प्रोग्राम हुआ था जो हमारा यूथ एम्पावरमेंट का प्रोग्राम हुआ था, यूथ अभी खत्म हुई है यूथ एम्पावरमेंट की प्रोग्राम। कितने 18 साल से 20 साल की उम्र के लड़के ने ये 1-1 लाख 2-2 लाख कमाने शुरू कर दिए हैं। अभी थाईलैंड की एक लड़का ने 1 महीने के अंदर गोल्ड डायरेक्टर भी शुरू कर दिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें तैयारी करना चाहिए एक ही चीज के ऊपर, कि हमारे जिंदगी की दिशा कौन बताएगा? हम खुद निर्णय करेंगे। निर्णय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्शन टेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें तैयारी करना यही इंपॉर्टेंट होता है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, हो लोकेश जी हुआ और कनेक्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये मिस्टेक हो गया। 1 मिनट मैं सेटिंग कर लेता हूँ। 1 मिनट इंतजार करिए। अब हो जाएगा। ओके सर, इंतजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे बीच में आ गई जी। मेरा दिल का करीब है, दिल का मैन है ये, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पर्सनल भी बहुत प्यार भी करता हूँ इनको, और बहुत अच्छे लीडर है, और होनहार लीडर है, चैंपियन लीडर है। और हमारे बीच में जो करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, आपको बहुत कुछ एजुकेशन मिलेगा आपको। और ध्यान देके सुनिएगा, माइंड को ओपन करके सुनिएगा। हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं आप देखिए हमारे बीच में हमारा बहुत बेहतरीन लीडर, दिल की करीब करिश्मेटिक पर्सनालिटी, और ये चमचमाते लीडर और स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर, नेशनल स्पीकर मिस्टर लोकेश सेठी फ्रॉम दिल्ली। हम स्वागत करेंगे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। मैं इनको आपको सर मैं होस्ट बना देता हूं, आप शुरू कर दीजिए।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग नारायण सर, गुड मॉर्निंग मैम, आपको भी गुड मॉर्निंग। और आप लोगों को देख के बहुत सालों बाद, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया, हाँ, इतने सालों बाद टाइम हम मिल रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है, सही बताऊं तो। यस यस बहुत एक्साइटेड भी हूँ, बहुत खुश भी हूँ। और थैंक यू फॉर जूम कि आप यस लोगों को हमें कनेक्ट करा दिया। यस और इसके जरिए हम कितने सारे लोगों के साथ पूरे भारत में हम लोग कितने कनेक्ट कर सकते हैं। यस कई बार फीजिबल नहीं होता कि हर बार फ्लाइट पकड़ के वहां पे आओ उड़ीसा में, सेमिनार करो, टाइम की कमी यस है, सब कुछ है। देखो फ्लाइट का टाइम बच गया, होटल का खर्चा बच गया, हॉल का खर्चा बच गया, और वही सारी चीजें हम अब कैसे कर पा रहे हैं। हाँ हाँ सो अब कितना बिजनेस बढ़ने वाला है, आप शायद, मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आप लोग बहुत लकी हो, आप लोग बहुत लकी हो कि आप इस समय में आपको नेटवर्किंग मिला है। यस क्योंकि पहले क्या होता था, पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल था। अभी तो जैसे जैसे समय बीत रहा है वो स्ट्रगल खत्म होता जा रहा है। यस बस थोड़ा सा भी आदमी ठीक है और वो थोड़ा सा मन लगा के अच्छे से ध्यान से अगर काम करे, तो आपको यकीन नहीं होगा आप अपनी जिंदगी इतनी बढ़िया तरीके से बदल सकते हो। एक तो आप नेटवर्किंग में हो और इस समय पे हो। अगर यही यस आप 1998 में 98 में नेटवर्किंग में आए होते तो कितना स्ट्रगल था हमने झेला है, हम जानते हैं। हाँ चलिए, तो आइए आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। दादा, मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं कितने टाइम का प्रोग्राम करूं, कितने टाइम की स्टोरी हो और कितने टाइम की ट्रेनिंग हो, या स्टोरी सिर्फ स्टोरी करूं, स्टोरी या कैसे आप आप चाहते हैं? 10 मिनट के अंदर खत्म कर दीजिए, ट्रेनिंग ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं और थोड़ा सा बता दीजिएगा 1% पूल में ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि 1% बहुत पूल ना? यस यस ओके 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 ओके, चलिए। तो थोड़ी सी मैं आपको अपनी, वैसे मेरी थोड़ी स्टोरी ज्यादा लंबी रहेगी क्योंकि यस कोई बात नहीं, मेरी होगा। जर्नी भी आप बहुत तो लंबी हमारे है। बीच में है ना, ये तो बहुत और उम्मीद के मेरी जो तक। दादा स्टोरी है उसमें स्ट्रगल बहुत है, यस तो यस कई यस लोग राइट उससे राइट रिलेट भी कर पाएंगे। यस यस राइट राइट जी जी जी, चलिए। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। मैं अगर बताऊं अपने बारे में, तो मेरा नाम लोकेश सेठी है और मेरी पैदाइश दिल्ली की है। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स थे गवर्नमेंट जॉब में, और सबसे छोटा मैं था। पढ़ने में बहुत नालायक था भाई। तो जब मेरे फादर बहुत कंजूस थे, कहीं घुमाने नहीं ले गए हमें भाई, मैं बहुत डरता था उनसे। और स्कूल में मुझे एक बात समझ नहीं आती थी कि अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करूं, दादा तो शायद प्रिंसिपल थे, जैना सर तो यस भाई, तो मुझे नारायण सर, स्कूल में कभी एक बात समझ में नहीं आई जब मैं छोटा था, कि अगर कोई 33% लेके आता है तो वो नेक्स्ट क्लास में जाता है, हाँ कोई 90% लेके आता है तो वो भी नेक्स्ट क्लास में जाता है। तो मुझे था कि जब 33 वाला भी नेक्स्ट क्लास में जा रहा है, 90 वाला भी नेक्स्ट क्लास में जा रहा है, तो ज्यादा पढ़ के करना क्या है भाई, उतना पढ़ो जितना पास हो जाओ। तो छोटे में यही समझ में आता था मेरे को। यस तो मैं यस ज्यादा पढ़ता नहीं था, मैं इतना पढ़ता था जितना पास हो जाऊं, क्योंकि फेल हो जाऊंगा तो पापा पापा पिटाई करेंगे। हाँ उतना पढ़ो जितना पास हो जाओ, ऐसे करके मेरी पढ़ाई चल रही थी। मुझे याद है एक बार मुझे बाइसाइकिल चलाने का शौक था, मैंने दोस्तों से मांग के सीख लिया था। तो फादर को बोला कि पापा साइकिल लेके दो, तो पहले तो उन्होंने टाल दिया। फिर ये मैंने बहुत जिद किया तो पापा ने कहा ठीक है, इस बार आप कोई रैंक ले आओ। मतलब हम बच्चों को बोलते हैं ना, फर्स्ट आएगा तो ये लेके यस दूंगा, यस सेकंड आएगा, थर्ड आएगा तो ये लेके दूंगा। तो मेरे फादर ने कहा ठीक है, मैं तेरे को साइकिल ले दूंगा, पर लेकर तू इस बार क्लास में ना फर्स्ट या सेकंड या थर्ड आ जा। अब वो मुझे मालूम है मैं नहीं आ सकता, मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने फादर को छूटते ही बोला कि आप सीधे ही मना कर दो कि नहीं लेके देनी। आपने जो शर्त रखी है वो कम से कम इस जन्म में तो पूरी हो नहीं सकती, नहीं है ना? तो अब मुझे साइकिल, लेकिन मेरे को साइकिल चलाने का बहुत मन था, बहुत शौक था। और आप वाकई में जब फादर से, भाई फादर, मैं छोटा बच्चा हूँ, 6 क्लास में हूँ, अगर फादर नहीं लेके देंगे तो नहीं मिलेगी साइकिल, सीधी सी बात है। लेकिन कहते हैं अगर आप किसी चीज को सच में दिल से चाहो ना, तो वो जरूर मिलती है, अगर आप उसको दिल से चाहो तो। यस ऐसी कोई करेक्ट चीज नहीं है जो आपको ना मिले। अब मेरे को उस समय वीडियो गेम खेलने का शौक था जी। वो पहले आपको याद होगा, एक मशीन सी होती थी, उसमें सिक्का डालते थे और 15 मिनट के लिए मारियो कॉन्ट्रा वीडियो गेम होती थी। तो मैं वहां जाया करता था वीडियो गेम खेलने, पॉकेट मनी से। तो वहां पे एक बूढ़े अंकल थे, वहां बहुत सारे बच्चे आते थे। पता नहीं उस बूढ़े अंकल ने मेरे भी अंदर क्या देखा, उसने मुझे एक ऑफर दिया कि तुम अगर मेरे यहाँ पार्ट टाइम काम करोगे, नौकरी करोगे, मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। बच्चे और भी थे, पता नहीं उन्होंने मुझे क्यों बोला। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा क्या करना होगा? उन्होंने कहा बस कुछ नहीं, बच्चे आएंगे, अगर 5 रुपए देंगे तो 5 कॉइन दे देना, 10 रुपए देंगे तो 10 कॉइन दे देना। मैं आपको कॉइन देके जाऊंगा, वो कॉइन मशीन में डाल देंगे और आपके पास रुपीस आ जाएंगे, आप मेरे को शाम को हिसाब दे देना। मैंने कहा ठीक है।
2 महीने की छुट्टियों में, जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है, मैंने वहां काम किया। 600 रुपए मेरी महीने की सैलरी थी। 1200 रुपए मुझे मिले। 150 रुपए भी मेरे को मेरी दादी ने दिए, और 1350 रुपए की मैं छठी क्लास में, 6th क्लास में अपने दम पे अपनी साइकिल लेके आ गया था। तो उस समय मुझे क्या लगा जब मैं छोटा था कि ये नौकरी वाले होते हैं ना, इनके पास पैसा नहीं होता, इनके बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। तो मेरे बचपन से मन में आ गया था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, ताकि जो चीज मेरे फादर ने मुझे नहीं दी मैं अपने बच्चों को दे सकूं। अगर मेरे बच्चों को साइकिल चाहिए या कुछ भी चाहिए, उनका मन है, तो मैं अपने बच्चों को दे सकूं। यस, मैं पढ़ाई कर रहा था, आते आते फेल होते हुए, कि 1-2 बार फेल भी हुआ, करते करते मैं 10th क्लास में पहुंच गया। अब 10th क्लास में क्या होता है कि बोर्ड के एग्जाम होते हैं, और बचपन से बच्चे को डराया जाता है कि पढ़ लो, अच्छे से तैयारी कर लो, क्योंकि अभी तो नकल मार के पास हो जाओगे, 10th में क्या होगा, क्योंकि 10th में नकल नहीं चलती और बहुत टफ होता है। यस, तो मुझे बचपन से ही मालूम था कि मैं 10th में पास नहीं होने वाला, और जब मुझे मालूम है 10th में पास नहीं होने वाला, तो पढ़ के करूंगा क्या। तो मैंने पूरी साल कोई पढ़ाई नहीं करी, लेकिन कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, क्या पता मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और मेरी नकल चल जाए तो मैं पास हो जाऊं। तो मैं पूरी नकल वकल लेके गया, लेकिन वो चली नहीं, और मैं फेल हो गया। 5 एग्जाम में फेल हो गया, 1 में भी नहीं, 2 में भी नहीं, 5 में। 2 में तो 0-0 भी आए थे। जब फेल हो गया तो फिर जो फादर ने पिटाई करी वो तो करी। दूसरी बार फिर ट्राई किया, नहीं हुआ पास, फेल हो गया। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मेरे जो बाकी दोस्त है वो भी मेरी तरह ही थे, वो भी सब फेल हो गए थे, सबने पढ़ाइयां छोड़ दी थी। लेकिन एक मेरे मित्र थे जो मेरे उससे बड़े अच्छे, मेरे घर के पास में रहते थे। उन्होंने मुझे बोला कि यार तू पढ़ाई मत छोड़, क्योंकि देख अभी तो तेरे मदर फादर दोनों गवर्नमेंट जॉब में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल को ये नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेगा। कम से कम ग्रेजुएशन कर ले, ताकि ठीक ठाक सी नौकरी तेरे को मिल जाए। तो मैंने उनकी बात तो नहीं मानी, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं पढ़ लूंगा तो मेरे दोस्त का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसका मतलब अगर ये मुझे कुछ बोल रहा है तो मेरे भले के लिए ही बोल रहा है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, आज जेना सर यूसीडी है, आज जेना सर की लाखों रुपए की इनकम है। ये कभी किसी डॉलर को कुछ गाइड करते हैं ना, तो ये अपने लिए नहीं करते, ये आपके लिए भले के लिए बोलते हैं कई बारी, है कि नहीं। क्योंकि ये तो पैसा कमा ही रहे हैं, ये तो काम नहीं करेंगे फिर भी इनको बहुत सारा पैसा आएगा, BMW इनके पास है, फॉरेन ट्रिप ये जाते हैं, लाखों रुपए की इनकम है, इन्हें टेंशन नहीं है। ये कई बार डांटते भी हैं, कुछ बोलते भी तो आपके लिए डांटते हैं। तो मुझे समझ में ये आ गई थी कि ये मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, इसमें मेरा फायदा है, इनका कोई नहीं है। तो मुझे उस दिन ये मुझे उन पे फेथ हो गया कि ये मेरा वो दोस्त है जो मेरे लिए मुझे कुछ भी बोलेगा तो मेरे गलत के लिए नहीं बोलेगा। फाइन। तो मैंने उनकी बात तो नहीं बांटी, बट दोस्त पे फेथ हो गया, मेरी अच्छी दोस्ती थी उनसे। उसके बाद क्या हुआ, पापा रिटायर हुए तो हम आ गए फरीदाबाद। पापा को हमें मकान छोड़ना पड़ा, गवर्नमेंट फ्लैट जो मिला हुआ था, हम आ गए। अब ये हम अपने मकान में रह रहे थे, और पापा ने जहां मकान बनाया था वहीं पर ही एक दुकान भी लेके दे दी थी कि चलो बच्चे कुछ नहीं करेंगे तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस दुकान खोल के दे देंगे। दुकान किस चीज की, स्टेशनरी की। तो दुकान हो गई। अब दुकान पे क्या घंटों बैठे रहो, सुबह से रात तक। पहले तो शुरू में आपको एक्सपीरियंस नहीं होता बिजनेस का, है ना, तो शुरू में बहुत चोटें लगती हैं। जिस रेट पे हम सामान लेके आते थे, पता लगा उस रेट पे तो ये बिक रहा था ऑलरेडी। तो पता लगा अंदर कुछ दुकानें होती हैं बड़ी बड़ी होलसेल की, वो बाद में पता लगा। फिर क्या हुआ, अब हम 9 बजे दुकान खोलते थे तो स्कूल के बच्चे आते थे 7 बजे खोलो, शाम को 9 बजे बंद करते थे तो ऑफिस के लोग आते थे 10 बजे 10:30 बजे तक बैठा करो। और दुकान पे क्या है, आप सामान लेके बैठ जाओ, लेकिन किसके भरोसे बैठोगे, ग्राहक के। ग्राहक आएंगे, 4 ग्राहक आएंगे तो 4 से कमाई होगी, 2 आएंगे तो 2 से होगी, एक भी नहीं आएगा तो क्या करोगे आप। तो कई बार घंटों घंटों बैठ रहना पड़ता था, कोई ग्राहक नहीं आता था। अब किसी ने कहा ज्यादा कमाई हो नहीं रही थी, किसी ने कहा ऑफिस में जाओ ऑर्डर ले लो। अब यहाँ पे फरीदाबाद में बहुत सारे ऑफिसेज है, गवर्नमेंट ऑफिस भी है, प्राइवेट ऑफिस भी है, वहां से कॉपी पेन सब लगता है स्टेशनरी का। तो ऑफिस में ऑर्डर लेने शुरू किए, तो उन्होंने कहा ऑर्डर तो देंगे अच्छा, मार्जिन भी अच्छा है, लेकिन एक दिन में पैसा नहीं मिलता, बिल विल बना के दोगे तो 90 डेज का प्रोसीजर होता है। तो मैंने फादर से पूछा, मैंने कहा पापा ऑर्डर तो अच्छा आ जाएगा, लेकिन 90 दिन लगेंगे पैसा आने में, साइकिल बनने में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अब पैसे नहीं थे फादर के पास, सारा पैसा मकान में, दुकान में और जो सामान डाला उसमें लगा दिया। अब पापा ने कहा और पैसा कहां से लाए, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों से, कुछ रिलेटिव से उधार ले लिया, करीबन 5-7 लाख रुपए उधार लिया, और हमने सामान देना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा बिजनेस बढ़ने लगा, फाइन।
लेकिन वो कहने वाली बात होती है 90 डेज होते नहीं है। वो 90 डेज के 120 डेज भी हो जाते हैं, 150 डेज भी हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है पेमेंट 50,000 की आपको मिलेंगे 15,000, अभी इतना ही है, बाकी बाद में लेना। आप कुछ बोल भी नहीं सकते, अगर बोलोगे तो दोबारा ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो आपको अपना पैसा ऐसा मांगना पड़ता था जैसे आप उधार मांग रहे हो उनसे, आप अपना ही पैसा। चलिए, लेकिन कोई ऑप्शन था नहीं, ट्रेडिशनल बिजनेस में यही होता है प्रॉब्लम्स। 1998 में जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने एक बार मुझे अपने घर बुलाया। उन्होंने पूछा भी नहीं, मैंने पूछा भी नहीं क्यों बुला रहे हो, उसने कहा मेरे घर आ जा। मैं ठीक है, मैं चला गया, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत करता था, उनको प्यार बहुत करता था, और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, और मैं उनसे ज्यादा कुछ बोलता नहीं था। उन्होंने बुलाया, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो मैं उनके घर चला गया। उन्होंने कहा एक बहुत कमाल का बिजनेस आ रहा है इंडिया में, और उसकी एक मीटिंग हो रही है, चलना है आपको मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है। अब वो मुझे ले गए एक घर में, वहां 30-40 लोग थे, और वो पहली रो में मुझे बिठा दिया, और वो मीटिंग शुरू हुई। वही जो व्हाइट बोर्ड लोग लगा देते हैं, टाई वाई पहन के सर की तरह आ जाते हैं, जेना जी की तरह, है ना, टाई वाई लगा के वो भी बैठ गए, और वो मीटिंग करने लगे। अब वो पूरी की पूरी मीटिंग थी इंग्लिश में। अब इंग्लिश मेरे लिए ऐसे है जैसे उड़िया, अगर आप उड़िया में कुछ बोलोगे तो मुझे समझ थोड़ी आएगी कुछ, ऐसे मुझे इंग्लिश भी समझ नहीं आएगी। अब मुझे बहुत, जब मैं एक्चुअली क्या, जब मैं पढ़ाई छोड़ दी थी, मैं आवारागर्दी में लग गया था, और मैंने बहुत छोटी उम्र से स्मोकिंग शुरू कर दी थी। तो जो स्मोकिंग वाले होते हैं ना, उनको जब वो बोर होते हैं तो उनको तलब मचती है सिगरेट की। अब जो मेरे दोस्त थे वो मेरे साथ बैठे हुए थे फर्स्ट रो में, और वो इंग्लिश में कुछ बोले जा रहा था। अब मैं मन में सोच रहा था यार फटाफट चुप हो, बोर कर रहा है, अब ये चुप हो तो मैं निकलूं यहाँ से। अब मैंने बीच में ही क्या किया, मैं बीच में उठने लगा, जाने लगा, तो मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, कह रहा बैठ और चुपचाप सुन। मैंने कहा यार बहुत तेज, मुझे बाथरूम आ रही है, बाथरूम तो जाने देगा नहीं जाने देगा। उसने कहा मुझे पता है तेरे को बाथरूम नहीं आनी, तेरे को सिगरेट पीने जाना है, चुपचाप बैठ और सुन। अब मैंने कहा यार ये तो, क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत करता था, कुछ कह नहीं सकता था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बस एक बार ये मीटिंग खत्म हो जल्दी से और मैं निकलूं यहाँ से। जैसे वो मीटिंग खत्म हुई, अब वो थोड़ी बहुत समझ में भी आ रही थी कि वो गोले बना रहे थे, सामान डायरेक्ट आएगा, बीच में होलसेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, सब जो बोल रहे थे, ग्रुप बनेगा, ग्रुप में बिजनेस होगा, पैसा आएगा आपको, कमीशन आएगा। और लास्ट में उन्होंने एक बम फोड़ दिया कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लगेंगे 4200 रुपए। अब 4200 रुपए, आज के 42,000 रुपए मान लीजिए, मेरे पास थे नहीं, क्योंकि पापा को सारा हिसाब, दुकान में हमारा कुछ नहीं था, सब पापा को हिसाब देना पड़ता था। अब जैसे ही वो मीटिंग खत्म हुई, मेरे दोस्त ने कहा समझ आ गया, मैंने कहा सब समझ में आ गया। मैंने कहा, मैंने मन में बोला बस एक बार निकलने दे, उसके बाद तो तेरे को नजर भी नहीं आऊंगा यहाँ के, आज के बाद बस एक बार निकल जाऊं बस तेरे चुंगल से। तो वहां से निकल आया कि हाँ ठीक है जी ज्वाइन करेंगे, पैसे देंगे, ओके। मैं कहा यहाँ से निकलूं, मैं घर पहुंचा। अब उसके 2-3 बार फोन आने लगे तो मैं टालने लगा, हाँ अभी पैसे नहीं है, जुगाड़ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और इस बात को करते करते 2 महीने हो गए। 2 महीने बाद उस दोस्त का दोबारा फोन आया, और उसे दोबारा अपने घर बुलाया मुझे, मैं फिर दोबारा घर चला गया। उसने कहा जो कंपनी थी अभी इंडिया में आ रही थी, अभी आई नहीं है, टाइम है उसको भी आने में, एक कंपनी तो ऑलरेडी 2 साल से चल रही है, और जो इंडियन कंपनी है, और जिसमें कुछ लोग पैसा भी कमा रहे हैं, तो उसकी मीटिंग है। तो मैंने कहा ठीक है, अब मुझे वहां पे ले गए। अब वो कंपनी का ऑफिस था, जैसे हमारा विस्टिज का ऑफिस होता है, ऐसे ही वो कंपनी का ऑफिस था, ट्रेनिंग हॉल था। ट्रेनिंग हॉल में मुझे पहली रो में बिठा दिया, और अब मीटिंग शुरू हुई। अब की बार मीटिंग थी हिंदी में, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि चलो कम से कम मुझे हिंदी में बोल रहे हैं, कुछ समझ तो आ रहा है। क्योंकि जो मेरे दोस्त थे, भाई मैं बिजनेस किसको दिखाऊंगा, मैं किसको जोड़ूंगा अपने साथ, मेरे दोस्तों को। और जब मेरे को इंग्लिश नहीं आती तो मेरे दोस्तों को कहां से आएगी, क्योंकि कोई पढ़ा लिखा तो हमें दोस्त बनाएगा नहीं, है ना। कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमें दोस्त नहीं बनाता, नालायक स्टूडेंट के नालायक ही दोस्त होते हैं ज्यादातर। तो अब मैंने कहा जब मुझे समझ नहीं आ रही तो इनको समझ कैसे आएगी, तो मैंने कहा कम से कम अपने दोस्तों को लेके आऊंगा तो उनको तो समझ में आएगी। जब मैंने पहली बार बिजनेस देखा तो मेरे को 3 बातें समझ में आई थी। एक, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि यार एक ऐसा भी बिजनेस है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा था बिजनेस करते हुए, खोलते हुए और बंद करते हुए, और लोग बर्बाद हो जाते थे, बहुत पैसे लोगों के खराब होते थे। तो इसमें कम से कम ये है कि कोई रिस्क नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज मुझे समझ में ये आ गई थी, क्योंकि बहुत लोग थे जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते थे, और बिजनेस करके आदमी जिंदगी में कामयाब होता है। और लोग नौकरी छोड़ के बिजनेस करते थे, और जब वो बिजनेस में नहीं कामयाब हो पाते थे तो वो नौकरी के लायक भी नहीं रहते थे, नौकरी भी छूट जाती थी। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि इसको पार्ट टाइम में कर सकते हो, नौकरी के या बिजनेस के या हाउसवाइफ, सब अपने घर को देखते हुए पार्ट टाइम में कर सकते हो।
तीसरी चीज, जब इस बिजनेस के बेनिफिट बताए, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फॉरेन ट्रिप, ये वो इतना सब बताया, तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ उसमें मैं सारी चीजें प्राप्त नहीं कर सकता। कल को मैं लाखों की इनकम नहीं कमा सकता, लग्जरी गाड़ी नहीं ले सकता, और जो जो मुझे बताया गया, फाइनेंशियल फ्रीडम है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, रिकॉग्निशन है, नेम फेम है, ये चीजें मुझे नॉर्मल लाइफ में मिल नहीं सकती। तो एक ये बिजनेस है, अगर मैं इसमें कामयाब हो गया, अगर मैं कामयाब हो गया, तो मैं वो जिंदगी जीऊंगा जो मैं सपने में सोच नहीं सकता। तो मैंने इसमें काम करना शुरू किया सीरियसली 1-2 घंटे, दोपहर को 1 बजे से लेके 4 बजे, ये 3 घंटे होते थे मेरे पास। सुबह से दोपहर तक दुकान पे और शाम से रात तक दुकान पे, ये बीच के 3 घंटे होते थे दोपहर में, जब ज्यादा कस्टमर नहीं आते थे। तो ये 3 घंटे मैंने इस बिजनेस को देना शुरू किया। कम मैंने सोचा कि मैं काम करूंगा ये। अब क्या हुआ, यहाँ पर भी फीस थी 1250 रुपए। मैं घर पे आया, मैंने फादर को बताया इस बिजनेस के बारे में। अब मेरे फादर थे पुराने ख्यालात के, उनको दिमाग में यही था, बिजनेस वही जो भाई जिसमें बहुत सारा पैसा लगाओ, जिसमें सुबह से रात तक काम कर रहे हो, वरना उसके अलावा तो कोई बिजनेस है ही नहीं। उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि 1250 रुपए लगा के कोई बिजनेस हो सकता है, पार्ट टाइम में कोई बिजनेस हो सकता है। उन्होंने कहा ये सब फ्रॉड काम है, बेकार के काम है, कोई जरूरत नहीं ज्वाइन करने की। अब इधर से मेरा दोस्त मुझे बार बार बोल रहे ज्वाइन कर ज्वाइन कर ज्वाइन कर। एक बार तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा मैं करूं क्या यार, मेरा बुड्ढा मान नहीं रहा है ना, क्योंकि अपने दोस्त लोग तो ऐसी बात करते हैं। तो मेरी जो मेरा दोस्त था जिन्होंने मुझे बिजनेस दिखाया था, वो और उनकी मदर ये बिजनेस कर रहे थे। तो आंटी ने मुझे कहा, उनकी मदर ने कहा, बेटा एक काम कर, क्योंकि तेरी इमेज जो है तेरे फादर के सामने, वो जीरो में भी नहीं है, माइनस में है। क्योंकि मैंने बचपन से अपने फादर की गालियां खाई थी, तू निकम्मा, तू नकारा, तू ये तू वो। अगर कोई बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो गालियां ही पड़ेगी उसको, तो सीधी सी बात है। और जो सारा दिन आवारागर्दी करेगा, माँ बाप के पैसे वेस्ट करेगा, तो वह ऐसे ही बच्चा था मैं, नालायक बच्चा। तो आंटी ने कहा कि तेरे फादर तो तेरी बात मानेंगे नहीं, क्योंकि जिस आदमी से तुमने बचपन से गालियां खाई हैं और तू उनको बता रहा है बिजनेस के बारे में, है ना, वो लाइफ में फिर भी काम, उन्होंने मकान बनाया, उन्होंने तुम्हें सेट करने के लिए इतना पैसा लगाया, और तुम तो कुछ हो ही नहीं। तेरे फादर तेरी बात तो सुनेंगे नहीं। तो एक काम कर, अपने घर में एक होम मीटिंग रखवा, मैं आती हूँ, और अपने बाकी लोगों को बुला लियो, और अपने फादर को भी बिठा दियो उस मीटिंग में, ताकि फादर तेरे परमिशन दे सके सुन के कि भाई तू कर ले। मैंने कहा आंटी ये बहुत अच्छी बात है, आप ही आओ, आप ही झेलो। तो वो दिन तय हो गया। अब मैंने कहा मैं बुलाऊं किसको, क्योंकि बेइज्जती वाली बात है, हम यहाँ नए नए गए थे, अगर कोई भी नहीं आया मीटिंग में तो बेइज्जती हो जाएगी, वो इतनी दूर से आ रहे हैं, मैं जानता नहीं था किसी को यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं 60 साल के ऊपर के, मैंने कहा इनके पास टाइम फ्रीडम होती है, क्योंकि ये रिटायर होते हैं, ये लॉकडाउन में होते हैं, क्योंकि घर में लॉक होते हैं ना, ये जितने भी 60 साल के ऊपर के होते हैं, है कि नहीं, इनको क्वारंटाइन किया होता है हमेशा जिंदगी भर के लिए। तो मैंने कहा ये आदमी कम से कम ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पे मैं बिजी हूँ। तो मैं जितने भी लोगों को जानता था और नहीं जानता था, जितने भी मकान है यहाँ पे आसपास, 135 फ्लैट में मैं गया और मैंने बेल बजाई। मैं पूछता था सिर्फ इतना कि आपके घर में कोई 60 साल के ऊपर का व्यक्ति है? वो कहते थे हाँ है। मैं तो मुझे मिलना है उनसे। अंकल कल हमारे घर में 11 बजे मीटिंग है, आपने कल आना है। बेटा किस चीज की मीटिंग है? अंकल मुझे नहीं पता किस चीज की मीटिंग है, पर बहुत बढ़िया मीटिंग है, आपने आना जरूर है। वो कहते ठीक है हम आ जाएंगे। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे लोगों को बोला और 10-12 लोग आ गए। अब जब लोग आ गए और बैठ गए, और मेरे दोस्त और उनकी मदर भी आ गए, और वो पापा को मैंने बिठा दिया कि मेरे पापा के सामने बड़े हाथ पांव जोड़े कि प्लीज बैठ जाना, मेरी इज्जत रख लेना। तो पापा आके बैठ गए और वो मीटिंग शुरू हुई। तो वहां के लोग सवाल पूछने लगे, कंपनी भाग गई तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। मैं मनी मन खुश हो रहा कि मुझे लगा अगर सवाल पूछ रहे हैं तो ज्वाइन भी करेंगे, और मैंने तो अभी ज्वाइन किया नहीं, मेरे ज्वाइन करने से पहले मेरी डाउनलोड भी तैयार हो रही है। कितना कमाल का बिजनेस है ये। तो बाद में ज्वाइन किसी ने नहीं किया, अलग बात है, क्योंकि मुझे फॉलो अप करना नहीं आता था। लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई और जब सब लोग चले गए, और जब मेरे दोस्त और उनकी मदद भी जाने लगे, तो उन्होंने जाते जाते बाहर खड़े होकर बोल दिया मेरे फादर को, वैसे ही बोल दिया, चलो हम लोकेश का फॉर्म तो भर ही देते हैं। अब लोकेश का फॉर्म भर देते हैं मतलब, जैसे उन्होंने बोला तो मैंने अपने फादर की तरफ देखा, जैसे गाय का बछड़ा देखता ना अपने गाय की तरफ, ऐसे ही मैंने देखा उनको, क्योंकि फॉर्म भरने का मतलब 1250 रुपए देना। मेरे फादर ने सीने पे इतना बड़ा पत्थर रखा कम से कम, और सर हिला दिया, बस हाँ नहीं बोला, सिर्फ सर हिला दिया कि भाई चलो ज्वाइन कर लो।
क्योंकि मैं सही बताऊं तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे फादर इतने कंजूस थे, आप ना एक बब्बर शेर के मुंह से मांस को खींच सकते हो, लेकिन मेरे फादर से पैसे नहीं निकलवा सकते थे आप। वो इतने कंजूस थे, और मैं भी उन्हीं की तरह ही हूँ थोड़ा सा, मैं भी बहुत कंजूस हूँ। तो कहने का मतलब उन्होंने बड़ी मुश्किल से हाँ बोला और मेरी ज्वाइनिंग हुई इस बिजनेस में। अब ज्वाइन हुआ तो मैं किट लेने गया, वहां पे ट्रेनिंग चल रही थी, मैं ट्रेनिंग में बैठ गया। ट्रेनिंग में बैठ गया, एक घंटे की ट्रेनिंग अटेंड करी, और फिर मैंने क्या किया, अपने दोस्तों को ये बिजनेस बताना शुरू किया, क्योंकि मुझे क्या इस बिजनेस में एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। क्योंकि मैंने देखिए, जब मैं छोटा था मुझे मेरे को समझ नहीं थी, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका था, मुझे समझ थी कि पढ़ाई की अहमियत क्या होती है, आदमी को पढ़ना लिखना चाहिए ताकि वो अच्छी नौकरी अच्छा बिजनेस कर सके, जिंदगी में कामयाब हो सके। तो मैंने पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं थी, तो मुझे एक बात समझ में आ गया था कि मैं एक जंग जिंदगी की मैं हार चुका हूं। अब ये मुझे भगवान ने दोबारा मौका दिया है कि भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, अगर तुम पढ़े लिखे नहीं भी हो कोई बात नहीं, तुम अगर अच्छे से इसको सीख के करोगे तुम यहाँ कामयाब हो सकते हो, और जो लाइफ पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर जीते हैं ऐसी लाइफ आप जी सकते हो। तो मुझे एक मौका लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको सीखूंगा जरूर। मैं ट्रेनिंग में जाता था, और मैंने आके जैसे मुझे मौका लगा कि भाई मैं जिंदगी बदल सकता हूँ, ऐसे मुझे ऐसा लगा कि मेरे जितने भी दोस्त हैं वो भी सारे मेरी तरह ही हैं, उनकी भी लाइफ बर्बाद है, तो अगर शायद मैं उनको बताऊंगा ये बिजनेस तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा ये। ऐसा होता है ना, जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें बहुत सारे लोगों से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि इस बिजनेस को ये बहुत अच्छा कर लेगा, इसकी जान पहचान बहुत अच्छी है, इसको बहुत जरूरत है इस बिजनेस की, ऐसा होता है ना। तो मुझे भी यस, ऐसा लगा, लेकिन जैसे मैंने अपने दोस्तों को बताया बिजनेस, हुआ उल्टा। जिनसे मुझे बहुत उम्मीद थी उन्होंने बल्कि उल्टा खुद तो किया नहीं बिजनेस को, उनको समझ ही नहीं आया, उल्टा मेरा और मजाक बनाना शुरू कर दिया। तो मुझे दिल में बड़ा धक्का लगा, मैंने कहा ले यार कमाल है, जिनको मैं सोच रहा था बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे उन्होंने तो ज्वाइन ही नहीं किया और मुझे और मना कर दिया। वो कहते ना, फिर मैंने रफी साहब के गाने सुने कि दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, मेरा बहुत दिल टूटा। लेकिन सौभाग्य की बात यह है, और मेरा छोड़ने का मन भी किया इस बिजनेस को, कि यार कोई काम ही नहीं कर रहा है इसमें, तो किसी समझ ही नहीं आ रहा, लोग सुन ही नहीं रहे मेरी बात। लेकिन मैंने जब ट्रेनिंग अटेंड करी थी तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, मैंने एक लाइन सुन ली थी इस बिजनेस में, जो जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। एक ट्रेनिंग में मैंने एक लाइन सुनी थी, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। मुझे बताया गया था नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक पिछले 60 सालों में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो नाकामयाब हुआ हो, एक भी आदमी नहीं है। बस सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है, लोग छोड़ देते हैं इस बिजनेस को, क्विट कर देते हैं। और एक लाइन बोली गई थी, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। यानी कि जो जिंदगी में जीतते हैं ना वो कभी छोड़ते नहीं है, और जो जिंदगी में छोड़ देते हैं वो कभी जिंदगी में जीतते नहीं है। दुनिया का सबसे आसान काम है किसी भी काम को छोड़ना, और टिके रहना मुश्किल काम है, और जो मुश्किल काम करते हैं जिंदगी में जीतते वही है। आसान काम से कभी आप जिंदगी में विनर नहीं बनोगे, मुश्किल काम करके विनर बनोगे, और टिके रहना मुश्किल काम होता है, प्रॉब्लम्स के बावजूद, उसके बावजूद। तो मैंने एक बात कसम खा ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगा नहीं इस बिजनेस को, क्योंकि मेरे को दो बात समझ में आ गई थी, एक मैं फुल टाइम तो कर नहीं रहा, पार्ट टाइम कर रहा हूँ इस बिजनेस को, तो लगे रहेंगे, क्या दिक्कत है यार, मेरा मेन काम तो है ही। दूसरा, मेरे कोई पैसे लग नहीं रहे, मेरे कोई लाखों करोड़ रुपए लगे नहीं है, तो टिके रहेंगे, लगे रहेंगे, कभी तो कामयाब होंगे। यस, है कि नहीं, आते रहेंगे, ट्रेनिंग में जाते रहेंगे, लोग आएंगे जाएंगे, कोई बात नहीं, हम टिके रहेंगे। तो ऐसे करके मैं काम करता रहा, धीरे 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 मेरी टीम बननी शुरू हुई। अब टीम बननी शुरू हुई तो मेरे अपलाइन जो बहुत कड़क इंसान है, चलो मैं अपलाइन बोल रहा हूँ, दोस्त बोल रहा हूँ, नाम बता देता हूँ आपको, उनका नाम श्री सिद्धार्थ सिंह जी, जो आज टॉप अर्नर है वेस्टीज के अंदर, जिनका आज मंथली इनकम 1 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, अब सिद्धार्थ जी बहुत कड़क है, आपको मालूम है सबको, है ना। अब हुआ क्या, जब इस बिजनेस में ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, थोड़ी बहुत टीम बनने लगी, तो मुझे एहसास तो हो गया कि इस बिजनेस में प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो ना, तो आपको प्लान दिखाना आना चाहिए, आपको अपनी मीटिंग खुद करनी चाहिए। तो उस समय 1998 में लैपटॉप नहीं हुआ करते थे, उस समय फ्लिप चार्ट नहीं हुआ करते थे, उस समय अगर किसी को समझाना है तो आपको लिख के समझाना पड़ता था। अब मेरी प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि मैं
मैंने कभी पढ़ाई तो करी नहीं, तो मेरे को लिखने की प्रॉब्लम है, मुझे लिखना नहीं आता। आप मेरे हैंड राइटिंग लिखा हुआ दिखा नहीं सकते मुझे कहीं पर भी आज तक, कोई नहीं दिखा सकता। जगह जगह दिखा लोगे कहीं पे कि उन्होंने किसी को प्लान समझाया हो, लिख के कुछ इनकम समझाई हो, मेरा लिखा हुआ कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं आज तक। अब लेकिन उस समय तो ये सब चीजें होती थी, तो प्लान कैसे दिखाया जाए? तो एक बार क्या हुआ, मैंने सिद्धार्थ जी को एक दो बार बोला, तो उन्होंने कहा नहीं भाई खुद दिखाओ प्लान। एक दो बार उन्होंने दिखाया मेरे लिए, उनका खुद दिखाओ। अब करूँ तो करूँ क्या? लेकिन कहते हैं जहां चाह वहां रहा। एक बार सिद्धार्थ सर ने कुछ एक बंदे को 1 to 1 कर रहे थे, और वो 1 to 1 करके उठ के चले गए वहां से, और उनके जो पेपर्स थे वो वहीं पड़े हुए थे। तो वो पेपर 4-5 पेपर थे, वो मैंने समेट लिए, अपने दोस्त के पास गया और उसको कैपिटल में, मतलब बड़े बड़े अक्षर में साफ साफ लिखवा लिया। अब मेरे को क्या था कि जब मैं 8th क्लास में था, तो आपको याद है सोशल स्टडी में एक क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति। Yes. वो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता जरूर है, बहुत मोटे नंबर का आता है। तो टीचर बोलते हैं इसको रट्टा मार लो, तो आपके आधे नंबर तो वैसे आ जाएंगे, 10-15 नंबर। तो अगर ये 2 क्वेश्चन का रट्टा मार लिया, 15-18 नंबर की मैं नकल मार लूंगा, तो हो गए 33 नंबर, मैं हो गया पेपर में पास। तो मैंने बचपन में रट्टे बहुत मारे हैं स्कूल में। तो मैंने इस प्लान का रट्टा मार लिया, मतलब हम जो मीटिंग करते हैं ना, Yes. उसका रट्टा मार लिया। और अब लिखने की प्रॉब्लम थी, तो वो मैंने क्या किया, अपना एक हैंडमेडेड फ्लिप चार्ट बना लिया, और उसको मैं सिर्फ पढ़ता था और लोगों को दिखाता था। मैं कहता अब आ जाओ भाई, किसको प्लान दिखाना है, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो मेरी राइटिंग मुझे समझ नहीं आती, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है। तो मैंने ऐसे करके प्लान दिखाना शुरू किया, और धीरे धीरे मेरा काम बिजनेस बढ़ने लगा। लगभग 8 महीने मुझे हुए थे इस बिजनेस में, और मेरा इनकम हो गया था लगभग 4,000 के आसपास 8 महीने बाद। और इतना ही मैं अपने बिजनेस से कमा रहा था। एक दिन मैं अपनी दुकान से लौट रहा था, एक पीछे से कार आई, और कार ने मुझे जोर से हिट किया, इतनी जोर से हिट किया कि मैं शीशा तोड़ के गाड़ी के अंदर, उसने गेट खोला, मुझे बाहर फेंका और भाग गया। फाइन। अब जैसे मैंने उठने की कोशिश करी, तो मेरे राइट लेग में 5 फ्रैक्चर थे, मैं उठ नहीं पाया। आवाज आई कड़क, मतलब टांग की हड्डी टूट चुकी थी। फिर एक रिक्शे वाला आया, उसने मुझे उठाया और हॉस्पिटल ले गया, और वहां से घर पे फोन किया तो घर वाले आ गए। प्लास्टर चढ़ गया, अगले दिन मॉर्निंग में घर पे आया मैं, प्लास्टर चढ़ गया मेरे, और डॉक्टर ने कहा कि आपको कम से कम 4 से 6 महीने तक प्लास्टर में रहना पड़ेगा। और वैसे मैं रहा था 8 महीने तक, 8 महीने तक मैं प्लास्टर में रहा। अब वो जो मेरी दुकान थी, वो जो बिजनेस था, वो जीरो, क्योंकि सच्चाई तो यही है, आप जिस दिन दुकान पे जा रहे हो आपको इनकम आ रही है, दुकान पे नहीं जाओगे इनकम नहीं आएगी। अभी कोरोना आया, बहुत लोगों की दुकानें बंद हो गई, तो इनकम 2 महीने जीरो हो गई ना उनकी, कपड़ों की दुकान या और कोई शोरूम सब बंद हो गए, इनकम जीरो। तो चलो उस दिन कोरोना तो नहीं आया, पर मुझे तो कोरोना हो गया, मैं तो घर में लॉकडाउन हो गया 8 महीने के लिए, है कि नहीं? Yes. लेकिन इस बिजनेस की पावर देखिए, अब मेरे फादर को चेहरे पे पसीना आ गया, सारा उधार गया, सब दुकान बर्बाद हो गई। लेकिन इस बिजनेस की पावर देखिए, जो इनकम थी 4,000, अगले महीने मैंने कोई काम नहीं किया, पूरे महीने में कोई काम नहीं किया, अगले महीने का जो मेरा चेक बना वो आया 8,817 रुपए का। उसके 2 महीने बाद वो इनकम हो गई 11,100 कुछ रुपए। चौथे महीने का जो चेक आया मेरा, वो आया लगभग 16,000 रुपए का। 4 महीने बाद इनकम 4 गुना बढ़ गई। मेरे पास बेड पे लेटे, मैं थोड़ा लकी भी था, मेरे पास बेड पे लेटे लेटे एक लेटर आ गया कंपनी का कि जी मुबारक हो, आप बन गए स्टार डायरेक्टर और आपको लेके जा रहे हैं हम फॉरेन ट्रिप। जब तक मैं बेड से उठा, मेरी इनकम 20,000 रुपए को क्रॉस कर चुकी थी। वो दिन से लेके आज तक मैं नेटवर्क मार्केटिंग मुझे कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता। 21 साल हो चुके हैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे। मतलब 21 साल पहले मेरे घर में जो खाना बना था और आज दोपहर में जो खाना बना, वो नेटवर्क मार्केटिंग की इनकम से बना है और किसी इनकम से नहीं बना। तो जैसे मैंने बताया, मैं जब बेड से उठा, मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया और मैंने पहला फॉरेन ट्रिप लिया सन 2000 में। अब हुआ क्या, जैसे फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया तो सच बताऊं तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, डर भी लगा, विश्वास भी नहीं हुआ, क्योंकि फॉरेन में सब इंग्लिश बोलते हैं। मैंने पासपोर्ट बनवाया, उसमें मेरे सिग्नेचर थोड़े से मिटे हुए थे लेमिनेशन में, तो मुझे लगा एयरपोर्ट से वापस ना भेज दे मुझे, बस इमिग्रेशन करने दे भगवान। अब पहली बार सपना था प्लेन में, पहली बार प्लेन तो कभी देखा ही नहीं मैंने।
प्लेन में बैठने से पहले मैंने कभी ट्रेन भी नहीं देखी थी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं ट्रेन में कभी नहीं बैठा। मैंने बताया था मेरे फादर कंजूस थे, कहीं नहीं घुमाया हमें, बस स्कूल से घर, घर से स्कूल, गर्मी की छुट्टियों में नानी के यहाँ बस, और कहीं घूमने नहीं गए हम। चिड़ियाघर, अप्पू घर, कुछ नहीं। और जो चिड़ियाघर, अप्पू घर दिल्ली में जिसने घुमा, उसको आप कह रहे हो फॉरेन जाओगे, आप प्लेन में बैठोगे, तो मुझे डर ये लगा यार वहां तो सारे इंग्लिश बोलते हैं, अगर मैं रह गया, ग्रुप से इधर उधर हो गया, मैं तो वापस नहीं आ पाऊंगा, कैसे वापस आऊंगा, डर बहुत लगा। जब प्लेन के अंदर बैठ गए, अब वो क्या होता है, दिल्ली एयरपोर्ट पे गुफा सी होती है, सीधा आप अंदर बैठ जाते हो। अब मैंने कहा ये प्लेन को टच करूंगा कम से कम, और ये बात है सन 2000 की, आज से 20 साल पुरानी, तब लोग आम बात नहीं था प्लेन में बैठना, बहुत कम लोग बैठ पाते थे 20 साल पहले, सही। अब प्लेन में बैठ गए, जैसे ही प्लेन उड़ा, अब तक बस भगवान से दुआ कर रहा था, हे भगवान जल्दी प्लेन उड़े, जल्दी प्लेन उड़े, क्योंकि अभी तक मन में क्या आ रहा था कि कोई आदमी आएगा और बोलेगा भाई उठ जा, हम तो मजाक कर रहे थे, चल वापस। यकीन जानिए, जैसे ही प्लेन उड़ा, मेरे साथ मेरे एक डाउनलाइन, मेरे क्रॉस लाइन थे उस समय, विशाल शर्मा जी। जैसे ही प्लेन उड़ा, मैंने विशाल शर्मा जी को बोला, विशाल शर्मा जी बहुत हो गया मजाक, अगर आप किसी ने कहा ना भाई वापस चलो, वापस नहीं जाऊंगा मैं, अब तो छुट्टियां बना के जाऊंगा। लेकिन वो एक 22 साल के बच्चे की कहते ना मासूमियत थी, मुझे मालूम नहीं था कि मैं सच में जा रहा हूँ, कपड़े वपड़े पैक हो गए थे, फिर भी नहीं विश्वास हो रहा था। वो 3 दिन 4-5 दिन का ट्रिप था हमारा स्टार क्रूज का, जैसे अभी 2019 में गया स्टार क्रूज का ट्रिप था, और वहां पर इतना अच्छा लगा, इतना मजा आया ना, सोचिए मतलब 24 में से 20 घंटे हम घूमते फिरते थे और सिर्फ 4 घंटे सोते थे बस, क्योंकि 20-22-21 साल उम्र थी, यंग थे, एनर्जी थी बहुत ज्यादा, सही, और बहुत मजा आता था। और उससे पहले मुझे लगता था कि मैंने इस ट्रिप को पाने के लिए मेहनत बहुत करी है, बहुत सारे लोगों को बिजनेस समझाया है, बहुत मीटिंग करी है, बहुत ये किया, बहुत वो किया है ट्रिप में जाने से पहले। लेकिन जब मैं ट्रिप पे गया और वहां पर जो मुझे ट्रीटमेंट मिला, जो मजा आया, उस दिन मैंने भगवान से बोला कि भगवान अगर इतनी सी मेहनत, तूने मुझे इतनी सी मेहनत के लिए इतना कुछ दिया है, तो भगवान मेरे से और मेहनत करा, और मेहनत करा, ताकि मैं और ज्यादा हासिल कर पाऊं जिंदगी में। भाई 2001 में मैं 2000 में आ गया वापस, फिर उसके बाद मैंने बाइक ली इस बिजनेस से, पहले मेरे पास स्कूटर भी नहीं था, मैंने बाइक ली, फिर 2002 में मैंने गाड़ी ली इस बिजनेस से। मैं अपने खानदान में पहला व्यक्ति था जिसने गाड़ी ली थी और फॉरेन ट्रिप लिया था। एक बार की बात याद है मुझे, मैं फुल टाइम आ गया था, पैसे अच्छे कमा रहा था, मेरा हाईएस्ट चेक 2002 में 52,000 पहुंच चुका था। 2002 में 52,000 रुपए अच्छी इनकम थी, आज के वही 5-6 लाख रुपए मान सकते हो आप कम से कम, है ना, क्योंकि उस समय पेट्रोल का रेट भी मुश्किल से 15 रुपए था, आप सोच सकते हो। एक बार की बात याद है, मैं मीटिंग करके घर आया और मेरे ड्राइंग रूम में मेरे फादर बैठे हुए थे और उनके कुछ दोस्त थे और कुछ रिलेटिव थे और उनकी पार्टी चल रही थी। तो मैं ड्राइंग रूम से गुजरते हुए अपने रूम में जाने लगा, तो मेरे फादर ने मुझे बुलाया कि लोकेश एक मिनट आओ। जैसे ही उनके पास गया तो उन्होंने अपने दोस्तों को बोला कि ये है मेरा छोटे वाला बेटा। अब जैसे उन्होंने ये बात बोली तो बाकी लोग खड़े हो गए और मेरे से हाथ बनाने लगे और पूछने लगे आप कौन सी कंपनी में हो, क्या हो, अभी आप फॉरेन ट्रिप होके आए हो, आपने गाड़ी ली है, ऐसे करके बात करने लगे। मैंने उनको जो उन्होंने पूछा उन्हें बताया, फिर मैं अपने रूम में चला गया। तो मैंने उस दिन एक बात रियलाइज करी कि मेरे फादर जो है मेरी पीठ पीछे मेरी तारीफ कर रहे थे। फाइन, उस दिन मुझे एक बात का एहसास हुआ कि ये वही फादर है, जब मैं छोटा था, पढ़ाई नहीं करता था, मुझे बहुत गालियां पड़ती थी, निकम्मा, नकारा, तू ये तू वो, पड़ोस के बच्चे देख, हमारे मामा के बच्चे देख, होता ही है ना, कंपैरिजन करते हैं हम अक्सर। और आज ये वही फादर है जो मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, अपने दोस्तों से मिलवा रहे हैं। तो उस दिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि जिंदगी में कामयाब होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कामयाब होते हो ना जिंदगी में, तो आपके ऐब भी आपके शौकों में गिने जाते हैं, और अगर आप जिंदगी में नाकामयाब हो तो आपका रोटी खाना भी हराम होता है। बात समझ रहे हैं? तो जो आदमी जितना ज्यादा कामयाब होता है उसको उतना ज्यादा प्यार मिलता है, उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है ना। तो जिंदगी में कामयाब होना बहुत जरूरी है। उस दिन मुझे समझ में आ गया। 2003 में मेरे पास फोन आया इंडिया टुडे मैगजीन से। इंडिया टुडे मैगजीन सुनी होगी आपने, आज तक देखा होगा, आज तक चैनल जो आता है, उस मैगजीन ने मुझे फोन किया कि हमें आपका इंटरव्यू चाहिए, हम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं, और उस मैगजीन ने मुझे कवर किया।
वही मैगजीन मैंने रियलाइज किया कि वही मैगजीन मैं बेचा करता था जब मैं अपने स्टेशनरी के बिजनेस में था, राइट? और आज वही मैगजीन मुझे कवर कर रही है। इंडिया टुडे जो मैगजीन है, इसमें किन लोगों के इंटरव्यू आते हैं? या तो फिल्म स्टार के इंटरव्यू आएंगे, या बड़े पॉलिटिशियन के इंटरव्यू आएंगे, या जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके इंटरव्यू आएंगे, उनके फोटोग्राफी इंटरव्यू आते हैं। और अगर मेरा आ रहा है तो इट मींस मैं भी उसी कैटेगरी में आ गया, नहीं आ गया, है कि नहीं? उसके बाद 2004 में मुझे स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला, राइट? 2005 में मेरी शादी हुई। जो मेरी वाइफ थी वो मेरी ही डाउनलाइन में थी, उनको मेरे से प्यार हुआ, मुझे भी बहुत अच्छी लगी और हमने शादी कर ली, राइट? और हम दोनों ही कंधे से कंधा मिला के इस बिजनेस को बिल्ड करने लगे। और मेरी वाइफ जो थी एक अच्छे घर से थी और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की पढ़ाई कर रही थी, राइट? और हम कंधे से कंधा मिला के इस बिजनेस को बिल्ड करने लगे। जैसे अभी आपने सुना जेना सर को, आज वो मास्टर सेरेमनी है, ऐसे मेरी वाइफ भी जब दिल्ली में सेमिनार होता था, सक्सेस सेमिनार, तो वो मास्टर सेरेमनी बनती थी। जो मेरे अपलाइन थे सिद्धार्थ सर, उनकी जो वाइफ चंचल जी, उनके साथ वो मेकओवर या कॉस्मेटिक के सेशन किया करती थी और सब कुछ बहुत बढ़िया होने लगा। हम बहुत घूमते फिरते थे, ट्रेवल करते थे, बिजनेस बिल्ड करते थे। 2006 में क्या हुआ, उस कंपनी की मैनेजमेंट हो गई चेंज और उस कंपनी का क्या हुआ, जो मार्केटिंग प्लान था वो भी आउटडेटेड हो चुका था, है ना? वो जो 98 में 99 में इनकम अच्छी थी, 10,000, 20,000, 50,000, लेकिन 2005-2006 में, क्योंकि वो प्लान हर महीने पीवी 0 होना, है ना? 98 में ठीक है, लेकिन एक टाइम के बाद और बच्चे बहुत प्लान कंपनियों के आ गए थे और उस कंपनी ने क्या किया, अपने आप को अपडेट नहीं किया। जैसे अभी वेस्टीज ने अपने आप को अपडेट किया, आत्मनिर्भर प्लान निकाला ना सबके लिए, ताकि अब सब लोगों की इनकम बढ़ जाए। वो कंपनी ने अपने आप को चेंज नहीं किया और उन्होंने बाहर से गोरे लोग बुला लिए, मतलब अंग्रेज बुला लिए और हायर कर लिए। अब इंडिया में अंग्रेज नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर अलग है, वहां का कल्चर अलग है। उन्होंने बहुत सारे फैसले लिए ऐसे जो हमारे हित में नहीं थे, नहीं? और फिर प्रॉब्लम होने लगी, इनकम फ्लक्चुएट होने लगी, इनकम मेंटेन करना मुश्किल हो गया, लेकिन आपके खर्चे सेट हो चुके होते हैं। तो उसके लिए क्या, हमने क्रेडिट कार्ड बनवाए, क्रेडिट कार्ड से बिलिंग कराने लगे, वो भी फुल होने लगे। बहुत सारे लीडर छोड़ के जाने लगे, कुछ पार्ट टाइम में करने लगे, कुछ जॉब ज्वाइन कर ली, किसी ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। मैंने सिद्धार्थ सर से पूछा क्या करें, उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे काम। फिर एग्री82 पे काम करना शुरू किया, गांव-गांव में जाना शुरू किया, बहुत स्ट्रगल था, नहीं? मुझे अपनी गाड़ी बेचनी पड़ गई, जो मैंने गाड़ी ली थी 2002 में। 2006 में लास्ट में 4 साल तक मैंने ठीक चलाई, लेकिन 4 साल 5वें साल में उसकी ईएमआई पे करना मुश्किल हो गया मुझे और मुझे बेचनी पड़ गई। मैं दोबारा से पैदल आ गया, पैसे के लिए बहुत सोचना पड़ा। 2007 का, और वहां पे मैं मैनेजमेंट बहुत परेशान करती थी, राइट? यहाँ तो मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है, आप एक कोई हेल्प बोलो वो चार बंदे हेल्प करते हैं, लेकिन वहां पर वो ऐसा नहीं था, बहुत प्रॉब्लम थी। 2007 का हांगकांग का ट्रिप था और जो कंपनी के ओनर थे उनको भी विजन नहीं था इस बिजनेस का, वो भी बहुत बड़े आदमी थे, उनके और बहुत सारे बिजनेस थे, तो उनको इतना चलता नहीं था। उनको कंपनी चलती है ठीक है, प्रॉफिट देनी चाहिए, बस उनको इतना मतलब था कंपनी से कि अगर मेरे 500 करोड़ लगाया तो 100 करोड़ भी आ गया प्रॉफिट, उनको उससे मतलब है कि क्योंकि उनके बहुत सारे बिजनेस थे, उनको इस चीज से मतलब था कि मेरी कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट दे रही है, बस दैट्स इट, फाइन। तो 2007 का ट्रिप था जिसमें सुदर्शन मोहंती जी भी थे, जो हांगकांग का ट्रिप गया था, सिद्धार्थ सिंह जी भी थे, दीपल पत्रावाला मैम थी, देव सर थे, जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, ये भी उसमें थे, उस कंपनी में, ये भी वहां से आए हैं। तो बीच में एक टेबल थी, जैसे ये टेबल है, इस तरफ थी कंपनी की टॉप मैनेजमेंट और इस तरफ से कंपनी के लीडर्स, टॉप डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से कह रहे थे कि आप इसको ऐसे ठीक करो, इसको ऐसे ठीक करो, फाइन, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। और इधर मैनेजमेंट के लोग कह रहे थे नहीं जी हम ऐसे नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लीडर्स के अंदर ये कमी है, ये ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, मतलब बहसबाजी चल रही थी। तो कंपनी के जो ओनर का झुकाव था वो किस तरफ था, वो था कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ, फाइन। वो उनको सोचते थे कि इनकी वजह से बिजनेस आता है, जबकि जो बिजनेस लेके आते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर या लीडर लेके आते हैं। तो एक बार तो कंपनी के ओनर ने कह ही दिया कि भाई अगर लीडर्स को कह दिया
कि अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत हो रही है मेरी कंपनी में, तो आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट करी है, कितनी करी थी इन्वेस्टमेंट 10 साल पहले? 1250 रुपए। अगर जितनी इन्वेस्टमेंट करी है, जिसको दिक्कत है, अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लो 1250 और जाओ। जब कंपनी के ओनर ऐसा कह देगा टॉप लीडर को, तो फिर तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ और हमने गलती कर दी 10 साल इस कंपनी में खराब करके, है ना? क्योंकि 2004 में जब शुरू हुई थी वेस्टीज, तब लोग वेस्टीज लेके आते थे हमारे पास, लेकिन हम नहीं ज्वाइन करते थे। फाइन। 2008 में सिद्धार्थ सर ने देखा, और सिद्धार्थ सर तो इतने परेशान हो गए थे क्योंकि इतने कर्जे चढ़ गए थे। सिद्धार्थ सर नौकरी मांगने गए बाली साहब के पास। उनको पता लगा वेस्टीज थोड़ा ठीक ठाक कर रही है, तो उनको लगा चलो भाई मैं जॉब कर लेता हूँ वेस्टीज में। बाली सर ने कहा कि तुमने 10 साल एक कंपनी में काम किया है, उस सिस्टम के हिसाब से अपना सिस्टम बनाया, आप 1 साल जितना आपने वहां काम किया है ना, सिर्फ 1 साल वेस्टीज में काम करके देख लो पूरी शिद्दत के साथ। अब सिद्धार्थ सर ने कहा नहीं, मुझे नहीं करना ज्वाइन वेस्टीज, मुझे तो आप नौकरी दे दो, मुझे 70-80 हजार के खर्चे है मेरे मिनिमम, उतने मेरे को सैलरी दे दो, आप महीने में 30 दिन काम करा लो मेरे साथ। बाली सर ने कहा कि मैं शेर को पिंजरे में नहीं रखूंगा। सिद्धार्थ सर ने बाली सर की बात मानी और ज्वाइन कर लिया वेस्टीज। अब घर में क्या उम्मीद थी, ये बातें अब किसी को नहीं मालूम, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं उनका दोस्त हूं, तो मुझे मालूम है। ये बात किसी मीटिंग में, किसी सेमिनार में नहीं कही गई है आज तक, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज। अब हुआ क्या, जब सिद्धार्थ सर घर वापस गए, तो राजेश्वरी मैम और चंचल मैम को उम्मीद थी कि चलो भाई नौकरी मिल जाएगी और कम से कम 70-80 हजार के खर्चे होने शुरू हो जाएंगे। अब जब उनको पता लगा कि वो दोबारा नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके आ गए, और सिद्धार्थ सर ने बोला कि यहाँ पर मेरा ये मार्केटिंग प्लान बहुत जबरदस्त है, वेस्टीज का प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सिस्टम बहुत अच्छा है, और यहाँ पर आने वाले 6 महीने में मेरी इनकम 2 लाख रुपए होने वाली है। अब सुनिएगा ध्यान से, उस कंपनी में 10 साल हो गए थे, हाईएस्ट चेक था 1.25 लाख रुपए, एवरेज इनकम 50-60 हजार रुपए, और यहाँ पे, और अब बोलते थे हम लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, 10 साल से बोल रहे थे। अब उन्होंने कहा ये बातें तो तुम 10 साल से भी कह रहे थे वहां पे कि लाखों कमाऊंगा, लेकिन लाखों रुपए आए तो नहीं कभी भी। एवरेज इनकम 60 हजार 70 हजार एवरेज इनकम, और वो भी मुश्किल से आती है, उसमें भी स्ट्रगल है, खर्चे बहुत हैं उसमें भी। यहाँ तुम कह रहे 2 लाख रुपए, तो जो बर्तन घर में बजने होंगे बजे होंगे। सिद्धार्थ सर राजेश्वरी मैम को, अपनी मदर को दोबारा ले गए बाली सर के पास, और फिर बाली सर ने दोबारा राजेश्वरी जी को प्लान समझाया, उनको पूरा आश्वासन दिया, फिक्र मत करो, आपका बच्चा मेरे पास है, आप टेंशन मत लो, करने दो इसको, मैं बैठा हूं। तब राजेश्वरी मैम ने परमिशन दिया सिद्धार्थ सर को ज्वाइन करने का, काम करने का। अब उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया, मुझे नहीं बताया कि मैंने ज्वाइन कर लिया वेस्टीज। फिर मुझे अपने घर बुलाया, फिर मेरे से पूछा अगर ऐसा हो जाए तो, मार्केटिंग प्लान में पीवी जुड़ने लगे तो। जो सीएनटी मीटिंग थी वहां चार्जिंग थी, मतलब पैसे 30 रुपए का टिकट था सीएनटी मीटिंग का, अगर वो फ्री हो जाए तो, ये हो जाए तो, वो हो जाए तो। मैंने कहा हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा। कहते भाई ये कंपनी तो कर नहीं रही, एक कंपनी है वेस्टीज। मैंने कहा हाँ मैंने सुना है नाम, बाली साहब की कंपनी। मैंने कहा बथेरे लोग आते हैं मेरे पास वेस्टीज लेके, मैं उनको भगा देता हूँ, उल्टा डिमोटिवेट कर देता हूँ उनको मैं, उल्टा ही। नहीं भाई वो कंपनी बहुत जबरदस्त कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मैंने कहा देखो मेरी टेंशन मत लो, मेरे खर्चे ज्यादा नहीं है, आपके खर्चे बहुत है, आप पे कर्जा बहुत है, मैं तो काम चला लूंगा थोड़ी इनकम में भी, आप देख लो, जहां आप वहां मैं, अगर आपको लग रही है वेस्टीज बढ़िया तो मैं साथ हूँ आपके, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो उन्होंने कहा, फिर मेरे को बाली सर के पास ले गए, और बाली सर ने मुझे प्लान दिखाया, और जब वो प्लान दिखा रहे थे, क्योंकि मैं बहुत कर्जे में था और बहुत प्रॉब्लम थी, तो बाली सर ने जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें था कि भाई तुम अगर काम करोगे तो तुम्हारा 6 महीने में चेक 60, मेरा हाईएस्ट चेक 52 हजार था, एवरेज इनकम 30-40 हजार थी। तो मुझे बोला बाली सर ने कि तुम अगर यहाँ काम करोगे 6 महीने, तो तुम्हारा चेक कम से कम 60-70 हजार रुपये हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मैं काम करूंगा। लेकिन मैंने मन में क्या सोचा, जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मैंने बाली सर पे विश्वास नहीं किया। मैंने कहा यार ये आदमी 60-70 हजार रुपये कह रहा है, अगर मुझे तो 20 हजार भी आ जाए ना तो बहुत बढ़िया है। और मुझे मालूम है जो मीटिंग को सुन रहे हैं ना आज, उन सबके मन में भी यही चलता है। जब जेना जी आपको कहते हैं ना लाखों रुपए कमाओगे, क्राउन बन जाओगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, और आप भी बोलते हो हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन मन में क्या सोचते हो, यार पिछले महीने का चेक था 5 हजार का,
इस महीने तो अगर 7,000 भी आ जाए तो बहुत बढ़िया है, या इनकम 10,000 भी आ जाए ना इस चीज से, या चलो 10,000 नहीं तो 15,000 आ जाए तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, 15 नहीं चलो 25,000 रुपये आ जाए फिर तो मजे आ जाएंगे, है कि नहीं? तो मैं भी बहुत कर्जे में आया था, और मुझे जो मेरी रोज के खर्चे थे, मतलब घर का दूध का बिल, राशन का बिल, बिजली का बिल, और मेरी ट्रैवलिंग, मतलब मैं कहीं जाऊंगा, किसी को मीटिंग करूंगा तो 100-200 रुपए खर्च होगा, ये सब खर्चे के लिए चाहिए 15-20 हजार रुपए, ठीक है, मिनिमम। अगर ये नहीं आ रहा आपको, तो आपको कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ेगा दोस्त से, यार देना जी 5,000 रुपये उधार देना जरा, भाई 2,000 रुपये बिजली का बिल दूंगा, 2,000 रुपये घर का राशन लाऊंगा। तो कहने का मतलब, अगर 15,000 से नीचे आ रहा है तो कर्जा चढ़ रहा है, तो मेरे को ये लगा कि यार अगर मेरे को 15-20 हजार रुपये भी आ जाए, मुझे लाखों रुपए नहीं चाहिए, मुझे 15-20 हजार रुपए आ जाए, ताकि जो हर महीने घर पे कर्जा चढ़ रहा है मेरे पे, वो ना चढ़े, और मैं एक नॉर्मल जिंदगी बिता सकूं। जब 15-20 हजार रुपए आएगा, तब देखेंगे लाखों रुपए कैसे आता है। फिलहाल तो 15-20 हजार रुपए आ जाए फटाफट, वही बहुत है मेरे लिए। और मैंने काम करना शुरू किया। अब होता क्या है, एक तो बिलीव लेवल 0, क्योंकि होता क्या है, एक ना आपका एक रुतबा है, भाई आप ये हो, आप सर हो, आप डायमंड हो, आप, मैं एमरल्ड डायरेक्टर था वहां पे, हमारे पास गाड़ी है अच्छी, सब कुछ रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। अब आप दोबारा से आ गए पैदल, अब दोबारा उन लोगों के पास जा रहे हो, अपने लोगों के पास समझाने के लिए, वो अपनी जॉब में है, उनका लेवल मेरे से अच्छा है, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है ना, बिलीव लेवल कम हो जाता है, क्योंकि 10 साल से बोल रहे थे लाखों कमाएंगे, अब तक तो आए नहीं थे लाखों। तो धीरे धीरे बिजनेस करना शुरू किया, डरते डरते लोगों को बताना शुरू किया। शुरू में बिलीव नहीं था बिल्कुल भी, धीरे धीरे पहुंचा, डायरेक्टर बना, 7 महीने लगे मुझे डायरेक्टर बनने में, लगभग 1.5 साल लगा मुझे सिल्वर डायरेक्टर बनने में, और इनकम 12-13 हजार रुपए। अब 12-13 हजार में दिल्ली के शहर में घर नहीं चलता, दूध का बिल, ये बिल, वो बिल, बहुत प्रॉब्लम होती थी भाई। अब मेरी वाइफ जो एक अच्छे घर से थी भाई, वो पढ़ी लिखी थी, अच्छे घर से थी, उसकी बाकी 2 सिस्टर अच्छे लेवल पे थी, अच्छी जॉब कर रही थी, उनके फादर अच्छी जॉब में थे, तो उनकी जो बाकी 2 सिस्टर थी वो अच्छी शॉपिंग करती थी, वाइफ को भी मन करता था, लेकिन नहीं कर पाते थे, क्योंकि मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल हैंड टू माउथ, बिल्कुल कोई लाइफ नहीं, कोई कुछ नहीं। अब वाइफ का बर्थडे है, तो घर के पास में ही मॉल है 3 किलोमीटर दूर, मैं बोल चलते हैं, कहती नहीं, वो रिक्शे पे जाएंगे, मुझे अच्छा लगता है रिक्शे पे, क्योंकि एक टाइम आप गाड़ी में घूमे हो, अच्छी गाड़ी में, और फिर अब दोबारा रिक्शे पे जाओ तो बुरा लगता है, वही पड़ोसी के सामने आप रिक्शे पे जा रहे हो, तो बेइज्जती का एहसास होता है ना। अच्छा, उसके बाद कि भाई वो एक लेडीज की प्रॉब्लम होती है ना, अगर बाल खुले हो और हवा चले तो बाल उड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं गाड़ी में जाऊंगी। तो मैं क्या करता था, क्योंकि मेरे अपलाइन थे, यहाँ से रहते थे 50 किलोमीटर दूर सिद्धार्थ सर, तो उनके पास एक बहुत पुरानी गाड़ी थी, मारुति 800, मतलब 20 साल पुरानी गाड़ी थी, 20 ईयर्स पुरानी। तो मैं उनसे फोन करता था, सर मेरे को एक दिन के लिए गाड़ी चाहिए, कल मेरी एनिवर्सरी है। तो कहते ठीक है ले जा, मना नहीं करेंगे, दोस्त हैं बचपन के, ले जा। तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जब मैं जाता था उनसे गाड़ी लेने के लिए, 50 किलोमीटर दूर वापस आता था भाई, अपनी वाइफ को बिठाता था, और घर से 3 किलोमीटर दूर उसको एक मॉल में ले जाता था, और वहां पे हम खाते थे सागर रत्ना का डोसा, वो 90 रुपीज का आता था, एक ही लेते थे, क्योंकि उसमें क्या सांबर चटनी अनलिमिटेड मिलती थी, तो दोनों का पेट भर जाता था। और फिर 3 किलोमीटर दूर गाड़ी बाइक को घर पे छोड़ता था, और वापस 50 किलोमीटर दूर गाड़ी वापस करने आता था, और फिर 50 किलोमीटर दूर वापस आता था। ऐसा साल में 3 दिन होता था, मेरे बर्थडे पे, मेरी वाइफ के बर्थडे पे, और हमारी एनिवर्सरी पे। गिफ्ट तो बहुत दूर की बात है, गिफ्ट तो भूल ही जाओ, है ना। अच्छा जी, घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि देखिए पैसे, अगर पैसा घर में नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन तो आती है ना। अब लेकिन फिर भी हम जब फील्ड में निकलते हैं तो फिर मोटिवेट हो जाते हैं। अब और क्या होता था कि क्या बोलते हैं, अब हुआ क्या, किसी ने कहा यार शादी को टाइम हो चुका था, किसी ने कहा फैमिली बड़ी करो। अब फैमिली बड़ी कहां से करूं भाई, तब 2 लोगों का चल नहीं पा रहा, बहुत स्ट्रगल है, तो अगर तीसरा पर्सन आएगा लाइफ में तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, इनकम चाहिए। तो मैं इसलिए हम बच्चा प्लान नहीं कर रहे थे, क्योंकि पैसे नहीं थे नहीं। तो किसी ने कहा जी बच्चा जो होता है अपनी किस्मत लेके आएगा, आप प्लान करो भगवान का नाम लेके, कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्लान किया, अब वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, जैसी प्रेग्नेंट हुई
तो खर्चे और बढ़ गए, अल्ट्रासाउंड, ये ब्लड टेस्ट, और महंगे महंगे टेस्ट होते हैं। तो कई बार क्या होता था कि जैसे अल्ट्रासाउंड है तो अब उसके 400 रुपए लगते थे, 400 रुपए मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, तो पैसे नहीं होते थे। वाइफ ने कहा कल जाना है डॉक्टर के पास, अब पैसे नहीं है, अब मैं जुगाड़ करता था कहीं से उधार लूं क्या न लूं। तो कई बार क्या होता था, मैं सुबह जानबूझ के मीटिंग के बहाने घर से निकल जाता था कि आज मेरी मीटिंग है, कल चलेंगे। सच ही होता था, पैसे नहीं होते थे। रात को वाइफ ने बोलता ठीक है ये ले आना सामान, कुछ सामान ले आना, घर का खत्म हो गया है, तो जानबूझ के रात को लेट रहता था ताकि दुकान बंद हो जाए, रात को लेट आया, चल कल सुबह ले आऊंगा यार, लेट। ये तो बोले इस तरह पैसे नहीं है, तो कई बार ऐसा होता था। अब क्या हुआ, जैसे पैसे का जुगाड़ हो गया, फिर डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करता था, सब कुछ चेक किया, बोलता था सब ठीक है। अब मैं मुंह पे तो नहीं बोलता, डॉक्टर के मुंह पे तो नहीं बोलता था, पर ये जरूर बोलता था कि अगर सब ठीक है तो पैसे वापस लाओ, सब ठीक है तो पैसे वापस कर दो भाई मेरे। तुमने तो एक लाइन बोल दी सब ठीक है, मेरे तो 400 रुपए लग गए, नहीं लग गए, है कि नहीं? चलो खैर कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, 6.5 महीने हुए थे, तो एक कलर्ड अल्ट्रासाउंड होता है, कलर्ड, जिसमें सब कुछ पता लग जाता है, बच्चे की ग्रोथ, ये वो। तो मेरी वाइफ ने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराने जाना है। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, 2 दिन बाद, अभी मैं जयपुर जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है, सेमिनार है ना, मेरी ट्रेनिंग है वहां पे जयपुर में, फिर आके चलेंगे। उन्होंने ठीक है कोई बात नहीं। फिर 2-3 दिन से मुझे उसने बोला कि यार, जैसे जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो बच्चा 6-6.5 महीने में वो करता है, किक मारता है ना, मूवमेंट होती है बच्चे की। तो वाइफ ने कहा 2-3 दिन से हो नहीं रही मूवमेंट। मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैं आता हूँ तो चलते हैं। अब आया तो पैसे नहीं थे, तो मैंने 1-2 दिन और थोड़ा टाल दिया, पैसे का जुगाड़ किया, क्योंकि मुझे मालूम था पैसे लगने हैं। तो जब गए डॉक्टर के पास, अल्ट्रासाउंड हुआ, तो उसने बोला कि एक माँ और बच्चे की फूड पाइप होती है, उसमें दिक्कत आ गई है, और आपका बच्चा जो है वो बचा नहीं, उसकी वो डेथ हो गई है, तो डिलीवरी करनी पड़ेगी, बट बच्चा बचा नहीं है। तो डिलीवरी हुई बट बच्चा नहीं बचा था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आपकी 2 दिन बाद कि आपकी वाइफ को एक मेडिसिन देनी पड़ेगी, क्योंकि इनको एक प्रॉब्लम है, और ताकि आप आगे फैमिली बढ़ा सको आने वाले कल में। अगर आप ये मेडिसिन नहीं दोगे तो फिर दिक्कत आ सकती है, जो अभी दिक्कत आई वो दोबारा आ सकती है। अब वो जो मेडिसिन थी, सिप्ला की मेडिसिन थी, वो 3 टैबलेट थी 500 रुपए की लगभग, और एक दिन में 3 टैबलेट देनी थी, यानी 15,000 रुपए का खर्चा, और वो भी लगभग 4 महीने तक। अब मेरी इनकम, मैं सिल्वर डायरेक्टर, मेरे को 2.5 साल हो चुके थे, मैं सिल्वर डायरेक्टर, 12-13,000 रुपए इनकम, 12-13,000 रुपए इनकम में भी घर का खर्चा भी देखना है। अगर साइड वॉल्यूम नहीं करूंगा, साइड पीवी नहीं करूंगा, तो वो भी नहीं आएगा, है ना, फिर ऊपर से ये खर्चा भी आ गया, तो बहुत स्ट्रगल, बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब एक्चुअली क्या है, मैं एक मर्द हूं, तो मर्द कहते हैं ना, मर्द को दर्द नहीं, तो मर्द रो भी नहीं सकता किसी के सामने। लेडीज तो फिर भी इमोशनल होती है, बड़ी जल्दी आंसू आ जाते हैं। मैं अगर, लेकिन मन तो करता था रोने का, लेकिन क्या करूं, मर्द तो रो नहीं सकता। तो कई बार क्या होता है, रात को बिस्तर पे, जब क्योंकि लाइट बंद कर दी, अंधेरा हो गया, तब मैं रोता था, और मैं भगवान से 2 ही बातें बोलता था कि हे भगवान, या तो मुझे उठा ले, या मेरी सिचुएशन ठीक कर दे, या तो मुझे मार दे, या मेरी सिचुएशन ठीक कर दे, मेरे को पैसा दे दे, सब ठीक हो जाए मेरी जिंदगी में। ठीक है। वो टाइम भी कैसे बीता मैं जानता हूँ, मेरे सबसे 4 महीने बहुत स्ट्रगल वाले थे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल वाले थे, मैंने कैसे काम चलाया मैं जानता हूँ। 3.5 साल हो गए, 4 साल हो गए मुझे। मेरी टीम में थे शिरीष माथुर जी, एक, उन्होंने ज्वाइन किया, वो बन गए सिल्वर डायरेक्टर, वो बन गए गोल्ड डायरेक्टर, वो बन गए स्टार डायरेक्टर, वो बन गए डायमंड डायरेक्टर। उनका चेक 70,000, वो बिजनेस वॉल्यूम करते थे 6 लाख, मेरा होता था 6,28,816, मतलब वही 1801 पीवी आप बोल सकते हो। ठीक है जी। जो मेरे साथ में आए थे वो लाखों रुपए कमा रहे थे, जो मेरे अपलाइन थे वो लाखों रुपए कमा रहे थे, मेरे क्रॉस लाइन लाखों रुपए कमा रहे थे, मेरा डाउनलाइन भी इतने, मैं ही नहीं कमा रहा था भाई। एक दिन क्या हुआ, मैं कंपनी के ऑफिस में, ऑफिस गया हुआ था, हेड ऑफिस, तो मैंने वहां पे, मैंने रिसेप्शन पे बोला कि क्या आज बाली सर आए हैं ऑफिस? तो उन्होंने कहा हाँ आए हैं। तो मैंने कहा आप सर को फोन करके पूछो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ, मुझे 5 मिनट उनसे काम है, कुछ बात करनी है, मिल सकता हूँ? तो उन्होंने फोन करके पूछा, उन्होंने कहा जी अभी नहीं, वो बिजी हैं, आप 15 मिनट बाद मिल सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। तो 15 मिनट बाद सर ने मुझे अपने रूम में बुला लिया। सर ने हाँ जी बताओ। मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, मैं, मुझे जानते हैं वो, बोलोगे हाँ जी बेटा बोलो।
मैंने कहा सर आप वीआईपी प्रोग्राम करते हो? उन्होंने कहा हाँ बेटा करता हूँ। मैंने आप उसमें बोलते हो कोई भी आदमी वेस्टीज में आएगा और 5 साल काम करेगा तो वो बन जाएगा क्राउन डायरेक्टर, और हमारे यहाँ गरीब से गरीब क्राउन डायरेक्टर भी कम से कम इनकम 1 लाख रुपए होता है। उन्होंने कहा हाँ जी। मैंने कहा सर मुझे हो गया वेस्टीज में 4 साल और मैं सिल्वर डायरेक्टर हूँ और मेरा चेक 12-13 हजार से ऊपर बढ़ नहीं रहा। मैंने कहा मुझे सीएनटी भी करनी आती है, आप 500 लोग बिठा दो सीएनटी कर लूंगा मैं, मतलब मुझे कोई डर भी नहीं है कि मुझे मीटिंग करनी नहीं आती है ना, मुझे ट्रेनिंग करनी भी आती है, मुझे प्रोडक्ट के बारे में भी बताना आता है अच्छे से, मुझे कैलकुलेशन, ऐसा कोई काम नहीं जो मुझे नहीं आता, मैं मेहनत भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं पता नहीं, मैं ये बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए कि सर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, 4 साल हो गए हैं और मैं वेस्टेज के अलावा कुछ नहीं कर रहा। ऐसा भी नहीं मैं पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ ये। तो उसने भी, दीपक सर भी आ गए वहां पे, दीपक सूद सर। तो दीपक जी ने कई सारी बातें बताई मुझे, लेकिन एक लाइन जो उन्होंने बोली वो मैंने पकड़ ली और उस लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने बोला था लोकेश एक बात जिंदगी में याद रखना, खास तौर से नेटवर्क मार्केटिंग में, जितना तुम घर के अंदर रहोगे लक्ष्मी तुम्हारे घर से बाहर रहेगी, और जितना तुम घर के बाहर रहोगे लक्ष्मी तुम्हारे घर के अंदर रहेगी। और उस दौरान क्या हुआ, जब मैं बहुत परेशान हो गया था तो उसी वक्त मेरी एक मोबाइल पे वीडियो था, जब कहते हैं ना आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, तो एक उम्मीद की किरण मैंने देखा। वो वीडियो पहले मेरे मोबाइल में था 2010 से, लेकिन 2012 में मैंने दोबारा उसको देखा और अब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस वीडियो को फॉलो करूंगा, और इस वीडियो का नाम था द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फाइन, उस वीडियो को मैंने फॉलो करना शुरू किया। ऐसे अगर मान लीजिए आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हो आज 60 लोग हैं, जितने भी लोग आप हो, आप सब लोग चाहते हो कि आपकी इनकम 5 लाख हो जाए, आपके पास लग्जरी गाड़ी हो और आप एक बेहतरीन जिंदगी जियो और अपने परिवार को एक सुरक्षित जीवन दे सको। आप सब लोग चाहते हो। अगर आप सोचो कि आज जो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, मेरी जगह इस समय भगवान आ जाए, जो भी आप गॉड को मानते हो, जिस भी आप गॉड को मानते हो, और अगर आपको वो ये बोले कि बेटा अगर तू ये करेगा तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तो कितने लोग शब्द बाय शब्द उस बातों को फॉलो करेंगे? कितने लोग फॉलो करेंगे? सब लोग फॉलो करेंगे। अगर भगवान आपको आके बोले, हाथ खड़ा कीजिए जो लोग फॉलो करेंगे, अपना हाथ खड़ा कीजिए। जी, मेरे सामने भगवान तो नहीं आए थे, बट जितने भी वो लोग थे मैंने उनको भगवान मान लिया था। मैंने कहा था जो ये बोल रहे हैं ना, जो सीक्रेट वीडियो में बोला गया है, मैं उसको वर्ड टू वर्ड उसको फॉलो करूंगा। सबसे पहले अब तक क्या हो रहा था, मैं रोज सुबह से रात तक मैं कोसता था, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा डाउनलाइन काम नहीं करते, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता, मेरी एलओबी नहीं बढ़ती, मेरे को अच्छे लोग नहीं मिलते, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। रात दिन में हमेशा कंप्लेंट मोड में रहता था और हमेशा मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, उस मोड में रहता था। उस वीडियो में सबसे पहले मैंने क्या देखा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट हमें ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। मतलब कम से कम भगवान ने हमें इंसान बनाया, यही बहुत बड़ी बात है। हमें जानवर भी बना सकता था, तो सुबह उठते सबसे पहले तो धन्यवाद करो भगवान का कि हमें इंसान बनाया। इंसान के बाद हमें पूर्ण इंसान बनाया। हमारा ऐसा नहीं कि एक आंख नहीं है या हमारा कान नहीं है, हमें सुनाई नहीं देता, हमें दिखाई नहीं देता, हम बोल सकते हैं। सबसे पहले भगवान का इस चीज का धन्यवाद करो कि एक पूर्ण इंसान बनाया। उसके बाद क्या बनाया, मैंने देखा मेरे पे बहुत, आज मैं कम से कम अपने घर में रह रहा हूँ, मैं किराए के मकान में नहीं रह रहा। आज मुझे भगवान ने इतनी अच्छी पर्सनैलिटी दी, बात की, मुस्कान, मेरी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, लोग कहते हैं, है ना, मैं लोगों से अच्छे से बात करता हूँ, लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीजें थी धन्यवाद देने के लिए। मुझे आप एक बात बताओ, मैं कितना खुशनसीब हूँ, मेरा अपलाइन कौन है? सिद्धार्थ सिंह, टॉप अर्नर। इससे बड़ी आप में से किसी के हैं? नहीं है ना। तो आप सबसे ज्यादा खुशनसीब मैं हूं कि नहीं हूं? लेकिन मुझे इस बात की रियलाइजेशन नहीं थी कि मेरे इतने अच्छे अपलाइन में कभी उसके लिए कभी धन्यवाद दिया ही नहीं मैंने भगवान को। तो ऐसे ही आपके पास भी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे पास नहीं है,
जिसके लिए आप धन्यवाद दे सकते हो भगवान को। तो सबसे पहले मैंने धन्यवाद देना शुरू किया। दूसरी चीज मैंने एक बात की कि जिस चीज पे आप फोकस करते हो वो चीज आपको मिलती है। अब तक मैं फोकस कर रहा था नेगेटिव चीजों के, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। तो मुझे बताया गया, उस वीडियो में बताया गया कि जो आपको चाहिए उस पर फोकस करो। तो मैंने कहा मुझे चाहिए क्या? मैंने कहा मुझे चाहिए 1 लाख रुपए की इनकम, कम से कम 1 लाख रुपए की इनकम। अब 1 लाख रुपए की इनकम होगी तो क्या होगा? मेरे पास ये डिजायर गाड़ी होगी, फिर मेरे पास ये होगा, फिर मेरे पास वो होगा, फिर ये ऐसे हो। 1 लाख रुपए की इनकम होगी तो मैं कैसे जिंदगी जीऊंगा? मैं बहुत खुश रहूंगा। खुश रहूंगा तो क्या करूंगा? शॉपिंग करूंगा, ये करूंगा। हम फॉरेन ट्रिप घूमने जाएंगे वेस्टीज के, मैं और मेरी वाइफ, है ना, ये करेंगे वो करेंगे। ये बारे में सोचना शुरू किया। तो मुझे लगा यार ये चीज बहुत बढ़िया है। मैं अपनी वाइफ को छत पे ले गया, सर्दियों की बात थी, और जैसे मैंने वो वीडियो देखी, मैंने अपनी वाइफ से पूछा, मैंने कहा हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। कहती बहुत। मैंने कहा तू परेशान है? कहती बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा मुझे एक बात बता, परेशान हो गया आज तक कुछ मिला? कहती नहीं। मैंने कहा परेशान हो के कुछ मिल सकता है? कहती नहीं। मैंने कहा अगर मिल सकता है तो मैं सारे रिश्तेदारों को बुलाता हूँ, सब पड़ोसी, सब दोस्तों, ऑफलाइन लोग, सबको बुलाता हूँ और बोलते हैं आ जाओ हम मिलके परेशान होते हैं। अगर सारे मिलके परेशान होंगे तो कुछ फायदा होगा? कहती नहीं। तो मैंने कहा आज के बाद हमने परेशान नहीं होना। आज के बाद हमने क्या करना है? हमने सिर्फ और सिर्फ उस चीज के बारे में सोचना है जो हम चाहते हैं। मैंने उसको वीडियो पूरी दिखाई अच्छे से, और मैंने कहा अब लिख तू कि तेरे को क्या चाहिए, कैसी लाइफ चाहिए। अगर हमारी 1 लाख रुपए की इनकम होगी तो तू क्या करेगी? कहती मैं शॉपिंग करूंगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और क्या करेगी? कहती हम गाड़ी लेंगे, हमें पैदल जाना पड़ता है, बस पे जाना पड़ता है, रिक्शे पे। कहती मैं गाड़ी में बैठूंगी आपके साथ, अच्छा लगेगा गाड़ी में बैठ के, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, मुझे अच्छा फील होगा बहुत। कहीं किसी के घर जाएंगे तो मैं कॉन्फिडेंस से भर जाऊंगी। और क्या करेगी? कि मैं फॉरेन ट्रिप भी जाऊंगी। हम कहीं घूमने नहीं जाते, पैसे नहीं है। जब 1 लाख रुपए आएगा तो हम फॉरेन घूमने जाएंगे, वहां मैं बहुत अच्छी शॉपिंग करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। मैंने कहा अब ये तेरे को बोलते हुए, सोचते हुए कैसा लग रहा है? कहती बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ गया। तो मैंने कहा बस आज के बाद तूने यही सोचना है। और हम सिर्फ और सिर्फ वही सोचते थे और बहुत खुश रहते थे और भगवान का शुक्रिया अदा करते थे और कुछ नहीं सोचते थे, कुछ नहीं सोचते थे उसके अलावा। एक हफ्ते बाद मैं एक बार ऑफिस से मैं घर आया, मैंने पूछा वाइफ से क्या हाल चाल? कहती बहुत बढ़िया। कहती सच बोलूं एक बात बताऊं, मुझे ये नहीं पता कि हमारी जिंदगी चेंज होगी नहीं होगी, लेकिन आज के बाद मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगी जैसे आपने पिछले एक हफ्ते से जी रही हूँ। क्योंकि एक हफ्ते में मेरी जिंदगी तो चेंज नहीं हुई, पर आज मैं कम से कम खुश रहती हूँ वो सोच के कि मुझे क्या चाहिए। अब मैं पूरी जिंदगी ऐसी जीऊंगी कि मेरे को सब कुछ मिलने वाला है, मेरे पास गाड़ी भी होगी, ये भी होगा वो भी होगा, कम से कम टेंशन में तो नहीं रहूंगी, मेरी सेहत तो खराब नहीं होगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। और दोस्तों, जो मैं 4 साल से 12-13 हजार रुपए कमा रहा था, वो साल में 1 लाख रुपए पे नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं 71,000 पे पहुंच गया। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं माफी चाहूंगा आप सबसे, मेरा बीच में मेरी बेटी ने लैपटॉप कुछ प्रॉब्लम कर दिया, तो जो मेरी स्लाइड्स है वो मेरे पास नहीं है, मतलब जो मेरा सेमिनार का वो था वीडियो। लेकिन हाँ, अगर आपको मेरी फोटोग्राफ, मेरे चेक्स की कॉपी देखनी है, सारी चीजें, तो एक वीडियो है मेरी सक्सेस स्टोरी, जो अभी जूम पे ही हुई थी, अब शुरू हुआ था ये कोरोना जब शुरू हुआ था, तो उसमें मैंने सारा दिखाया हुआ है। तो वो वीडियो का लिंक मैं भेज दूंगा, आप यूट्यूब पे जाओगे, लोकेश सेठी डालेगा, आपको मिल जाएगा सारा कुछ, मेरे फॉरेन ट्रिप्स की फोटोग्राफ, सब कुछ मिल जाएगा आपको। फाइन। तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर मेरा इनकम धीरे धीरे 1.25 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, 4 लाख हुआ, 5 लाख हुआ। जो मेरा हाईएस्ट चेक गया, मेरे पास पड़ा हुआ है अभी, मैं आपको जरूर दिखाता हूँ। वैसे बताऊं तो हाईएस्ट चेक के लिए आपको रुकना पड़ेगा 8 दिन, क्योंकि जो इस बार का मेरा हाईएस्ट चेक है, जो मुझे उम्मीद है, वो कम से कम 15 लाख रुपए के आसपास है। ठीक जी। लेकिन जो मेरा अभी तक का हाईएस्ट चेक गया है, वो मैं आपको जरूर दिखा देता हूँ। जी, ये देख सकते हैं आप, मार्च 2019, आज जो मेरी इनकम है वो है 9,90,000 रुपए। इवन कोरोना के टाइम पे भी
स्वागत तो करो ताली बजा के सभी डिस्ट्रीब्यूटर। जी। और कोरोना के टाइम मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 8 साल पहले जो वेस्टीज से पैसे कमाया था पूरे साल में, वो कमाया था 5,40,000 रुपए। उसके अगले साल मैंने 7 साल पहले यानी इसके अगले साल मैंने कमाया 9,95,000 रुपए। 9,95,000 के बाद मैंने कमाया 15,65,000 रुपए। 15,65,000 के बाद मैंने कमाया 28,80,000 रुपए। 28,80,000 के बाद मैंने कमाया 38,80,000 रुपए। 38,80,000 के बाद मैंने कमाया 52 लाख रुपए। 52 लाख के बाद मैंने कमाया 93 लाख रुपीस एक साल में। और लास्ट ईयर ये जो मार्च क्लोज हुआ है, मैंने कमाया 98,90,000 रुपए। यानी तकरीबन आज मेरी साल में जो इनकम है वो 1 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुकी है। और अभी ये महीना क्लोज हुआ है, तो इस बार जो मुझे उम्मीद है, मेरा चेक लगभग 13 से 14 लाख रुपए के आसपास जरूर आना चाहिए। यानी इस साल जो मैं कमाऊंगा वो कमाऊंगा लगभग 2 करोड़ रुपए साल भर के अंदर। राइट। इसके अलावा मैंने बहुत सारे फॉरेन ट्रिप लिए हैं। मैं पहला फॉरेन ट्रिप गया मेरा बैंकॉक का था सन 2011 में। उसमें जतिन सर भी थे, राइट। और उसमें एक सर है सुबैया शेट्टी। वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि 2011 में जब मेरी इनकम 12-13 हजार रुपए थी, वो 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के वेस्टीज में आए थे। तो मैंने उनको पागल कहा था, क्योंकि मैंने कहा यार तू अजीब पागल आदमी है, मैं 20,000 रुपए का सोच रहा हूँ और मैं कमा नहीं पा रहा। मैं 12-13 हजार रुपए कमा रहा हूँ अभी, और मैं सोच रहा हूँ मुझे 20,000 रुपए आ जाए, मुझे आ नहीं रहे, और तू 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के कर रहा है। आप डालिएगा गूगल पे, उस पे वेस्टीज की वेबसाइट पे, सुबैया शेट्टी बैंगलोर से हैं, ठीक है जी। और तू 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के वेस्टीज कर रहा है, क्यों? उसने कहा यार मैं 1.5 लाख रुपए कमाता जरूर हूं, लेकिन मैं कब सोऊंगा, कब जागूंगा, कब खाऊंगा, कब पीऊंगा, कब अपनी फैमिली को टाइम दूंगा, कब नहीं दूंगा, ये मैं डिसाइड नहीं करता, मेरा बॉस डिसाइड करता है। मैं वेस्टीज में इसलिए आया हूं ताकि मैं अपनी जिंदगी अपने टर्म पे जीऊं, अपने मुताबिक जीऊं, अपनी शर्तों पे जीऊं अपनी जिंदगी। जब मेरा मन आए काम करे, मन आए काम नहीं करे। आज नारायण सर ने मेरे से टाइम लिया सर, मुझे मजबूरी नहीं थी इनको टाइम देना। मेरा मन था तो मैंने टाइम दिया है, मन नहीं होता मैं नहीं देता। आज मैं अपने मन से काम करता हूँ, नारायण सर भी अपने मन से काम करते हैं। आज वेस्टीजन में जो भी क्राउन, यूसीडी, जो भी अच्छे लेवल पे है, जो अच्छा पैसा कमा रहा है, वो अपने मन से काम करते हैं। और आज ऐसा ही है, वही सुबैया शेट्टी जो 1.5 लाख रुपए छोड़ के आए थे, आज उनकी महीने की इनकम 8.5 लाख रुपए है। आज वो यूसीडी लेवल पे है। नहीं? आज जब फॉरेन ट्रिप गया था हमारा स्पेन का, जिन्हें सर आपको याद होगा, तो हम लोग जाते हैं 8 दिन के लिए, सुबैया शेट्टी सर गए थे 23 दिन के लिए। वो अकेले वहां पे घूमते रहे 23 दिन तक, क्योंकि उनको घूमने फिरने का शौक है, फोटोग्राफी का शौक है उनको। नहीं? उसके बाद जो मेरा अगला ट्रिप था वो था चाइना का, चाइना वॉल देखी, वो गया मैं। तीसरा मेरा ट्रिप था इंडोनेशिया, बाली, नहीं फुकेट का ट्रिप था उसका, फुकेट का। उस बार मैं अकेला नहीं गया, मेरी वाइफ भी मेरे साथ में गई। नहीं? उसके बाद मेरा ट्रिप था इंडोनेशिया, बाली, मेरी पूरी टीम मेरे साथ गई। मेरा 4 साल का बेटा मेरे साथ गया। नहीं? मैंने क्या बताया था, मेरे फादर ने मुझे कहीं नहीं घुमाया। नहीं, मैं कहीं नहीं घुमा। नेटवर्क मार्केटिंग में 22 साल गया, 22 साल में पहली बार मैं दिल्ली से बाहर गया था, लेकिन मेरा बेटा 4 साल की उम्र में फॉरेन होके आ गया था। राइट। उसके बाद जो मेरा ड्रीम टूर था, जिसकी फोटोग्राफ फिलहाल नहीं है मैं, लेकिन बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा, जो मेरा ड्रीम टूर था वो था यूएस का। मैं 1 महीने की छुट्टी में यूएस गया था। 1 महीने की छुट्टियां मैंने बनाई थी यूएस के अंदर। और सबसे अच्छी बात, वो आपको फेसबुक पे फोटोग्राफ मिल जाएगी उसकी। सबसे अच्छी बात क्या थी कि वो मैंने ड्रीम कब देखा था उसका, 2011 में देखा था, 12 में, माफ कीजिएगा। कब? क्योंकि जब मेरे अपलाइन सिद्धार्थ सर गए थे यूएस में 1 महीने के लिए, और वो नायग्रा फॉल गए, और उनका भी ड्रीम था कि वो अपनी बेटी को और अपने बेटे को वो दिखाएं, डिज्नीलैंड। तो जब वो स्टोरी आके बताते थे, तो मैंने भी ड्रीम बनाया था कि मैं भी यूएस जाऊंगा, 1 महीने के लिए जाऊंगा, बेटे को डिज्नीलैंड दिखाऊंगा, और वाइफ को नायग्रा फॉल और मैं नायग्रा फॉल देखेंगे, ऐसे करके। तो मैंने ड्रीम बनाया था, और वो ड्रीम मैंने 2017 में पूरा किया। 1 महीने तक मैं छुट्टियां बना के आया वहां पे, और जब मैं गया था तो मेरा चेक था 3,75,000 का। 1 महीने पूरी छुट्टियां बनाई मैंने वहां पे, डिज्नीलैंड, नायग्रा फॉल, बॉस्टन, सब कुछ देखा वहां पे, टाइम स्क्वायर।
जब मैं वापस आया तो मेरा चेक था 4.5 लाख रुपए का, यानी कि छुट्टी बनाने के वेस्टीज ने मुझे 4.5 लाख रुपए दिए छुट्टी बनाने की। उसके बाद हमारा ट्रिप था स्पेन का, 2017 में ही स्पेन का ट्रिप गया, वहां बुलेट ट्रेन में बैठने का मौका मिला। फाइन, वहां पे बुलेट ट्रेन वहां बैठे, वहां पे हमने लियोन मेसी का मैच देखा, वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आप में से कुछ लोग फुटबॉल के अच्छे क्रेजी होंगे या फॉलो करते होंगे, एक बहुत अच्छे प्लेयर है लियोन मेसी, मेसी नाम सुना होगा आप, उनका लाइव मैच देखने का मौका मिला। उस दिन एक बात समझ में आ गई, मैं जितने मर्जी लाखों रुपए कमा, किसी और बिजनेस में होता, ट्रेडिशनल बिजनेस में होता, लाखों रुपए कमा भी रहा होता, तब भी मैं स्पेन नहीं जाता, और अगर स्पेन जाता भी तो लियोन मेसी का मैच नहीं देख पाता जिंदगी में कभी। ये सब पावर दिया वेस्टीज ने, क्योंकि वेस्टीज से आप पैसा तो कमाते ही कमाते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट साथ में इंजॉय बहुत करते हो आप। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो अच्छा पैसा कमाते हैं लेकिन वो एंजॉय नहीं करते, वो पैसा बचा के रखते हैं, वो खर्चते नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप इंजॉय भी करते हो, सबसे अच्छी बात। उसके बाद हमारा ट्रिप था टर्की का, वहां हम हॉट एयर बलून में गए, वो Yes. बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, शायद कभी जिंदगी में मौका नहीं मिलता, बट वेस्टीज की वजह से हॉट एयर बलून करने का मौका मिला। और हमारा बैलून जो था वो स्पेशल था, हमारा बैलून ऊपर गया, सबके नॉर्मल ऊपर गए, सुबह 4 बजे उठाया हमें एक तो, फाइन, और एक फॉर्म साइन कराया। अब मुझे इंग्लिश में था, समझ नहीं आया क्या है। अब मैंने बोला भाई ये क्या है, कहते सुसाइड फॉर्म है। मैंने कहा मतलब, कहते अगर मान लो बैलून को ऊपर कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गई और तुम ऊपर से ही ऊपर चले गए तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, साइन कर दिया। अब बैलून तो हमारा उड़ गया, उसमें सिद्धार्थ सर थे, अब दिल्ली के सारे लोग थे, हमारे दिल्ली एनसीआर के संतोष यादव जी, प्रीतम जी। हमारा जो पायलट था वो अमेरिकन था, ये बात है टर्की की, इस्तांबुल, कापाडोकिया। तो वहां पे हमारा जो था वो था। अब जब सब ऊपर चले गए, सब हम बड़े एंजॉय कर रहे, बातें कर रहे, और जो सिद्धार्थ सर थे वो चुप थे थोड़ा, और वो ऐसे करके थे, ऐसे करके। तो मैंने ऐसे पूछा, मैं सर क्या हो गया, तो उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं बोला, गर्दन हिला दी ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा हो सकता है कि शायद घर वालों की याद आ रही होगी इनको, सुबह सुबह बच्चों की याद आ रही होगी इसलिए, क्योंकि वहां जाते हैं तो कई बार जो फैमिली को लेकर नहीं आते उनको याद आती है फैमिली की। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब वो क्या हुआ, जब बैलून धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन वो पहाड़ों पे नीचे उतर रहा था और वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो जो हमारा वो था पायलट, उसके पास एक वॉकी टॉकी था, और वो रस्सी वस्सी फेंकने लगा, कुछ बात बात बोलने लगा। तो मेरे को लगा यार कुछ गड़बड़ है, तो मैंने साहब से पूछा, मैंने कहा सर कुछ गड़बड़ है क्या। तो उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला, सिर्फ गर्दन हिला दी ऐसे करके। तो उस दिन मुझे एक बात अच्छी लगी कि कभी कभी ना इंग्लिश नहीं आना भी अच्छा होता है, कम से कम खतरे का पता नहीं लगता। देखिए, वो हमारा बैलून जो है वो सेफली लैंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, और हमने बहुत एंजॉय किया। उसके बाद हमारा जर्मनी का ट्रिप गया था, बहुत अमेजिंग ट्रिप था। इस बार जो हमारा ट्रिप था वो साउथ अफ्रीका का था, बहुत ब्यूटीफुल जगह है साउथ अफ्रीका, और हमने सफारी वहां पे की, लॉयन देखा, जिराफ देखा, बहुत सारे जानवर जो होते हैं ओपन में, बड़ा अच्छा ओपन जीप में हम वहां पे गए थे, बहुत अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और मैं अकेले नहीं गया था, मेरी वाइफ मेरे साथ में थी, मेरा 8 साल का बेटा, अब 8 साल का हो गया बेटा, 8.5 साल का, वो साथ में था, इवन मेरे 1.5 साल की बिटिया वो भी मेरे साथ में थी। ये सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज की वजह से। अगर वेस्टीज जिंदगी में नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होता। और अभी मैंने अपना ड्रीम होम लिया है, जो मुझे जुलाई, वैसे तो 31 मार्च को मिलनी थी चाबी, लेकिन दिवाली तक मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। 31 जुलाई को मुझे चाबी मिल जाएगी उसकी, और उसमें थोड़ा सा काम कराने के बाद लग्जरी ब्यूटीफुल हाउस है वो, और लगभग 1,27,00,000 रुपए का घर है, और टोटल मिला के लगभग 1.5 करोड़ रुपए का घर लिया मैंने वेस्टीज से। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया वेस्टीज की वजह से। और जैसे मैंने आपको बताया, ये साल जो मेरी साल की इनकम होगी फाइनेंशियल ईयर में, वो लगभग 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। Yes. दोस्तों 2 करोड़ रुपए लोग जिंदगी में नहीं कमा पाते। आज वेस्टीज हर साल हमें करोड़पति बना देता है, हर साल करोड़पति बना देता है। तो ये मेरी स्टोरी थी, और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ध्यान से सुना मुझे। ओवर टू यू जेना सर। ओके 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 सर, सर होस्ट मुझे बना दीजिए। ओके।
सर बना दिया मैंने आपको। ओके 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 तो सर, ये थैंक मेरी स्टोरी थी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो सर। मच। एक ही क्वेश्चन में पूछना चाहूंगा, कुछ सवाल है, जो सवाल हमारे व्यूअर्स, जितने भी व्यूअर्स है, व्यूअर्स की मन में कुछ पैदा हो रहा होगा, लेकिन मैं इनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ। जी एक ही सर। चीज होता है, जब भी आपके पास 4 साल स्ट्रगल करते रहते हैं, तो ये तो यही सवाल तो आप जान गए होंगे, तो आपके मन में ये सवाल नहीं है कि मैं ये कंपनी छोड़ दूं, दूसरा कंपनी में चला जाऊं? कभी नहीं आया ये? दूसरी कंपनी में चला जाऊं? हाँ, ये कभी नहीं आया? नहीं सर। क्यों? सर देखिए, इंसान कौन कामयाब होते हैं? जो इंसान लॉयल होते हैं, यस, राइट, मैं वही चीज जानना है ना। चाहता हूँ। यस, लॉयल्टी, लॉयल्टी जिंदगी में लॉयल्टी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि लॉयल्टी किसके प्रति? बहुत सारे सर डिस्ट्रीब्यूटर ये होते हैं ना, लॉयल्टी, यहाँ पे 2 महीना तो 3 महीना काम करेंगे, होता नहीं है तो स्विच करो दूसरे कंपनी को, तीसरे जी कंपनी को, काम बंद करो। सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। यस, थोड़ा टॉपिक गहरा छोड़, सवाल आपने थोड़ा सा गहरा गहरा कर दिया, तो मुझे 2 मिनट 5 मिनट देने पड़ेंगे आपको, और डेफिनेटली क्योंकि इसके कम से कम 4 जवाब दूंगा मैं आपको। हाँ, यस, इसका एक जवाब नहीं हो सकता सर, 4 जवाब होंगे इसके। सर देखिए, थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, ठीक है। यस, एक तो आपको लॉयल होना पड़ेगा, ठीक है, कंपनी के प्रति। फाइन। सर मुझे अगर मान लीजिए 4 महीने पैसा नहीं आता, अब इसको ऐसे समझते हैं सर, 3 महीने 4, मैं तो कह रहा हूँ मेरे को 4 साल तक पैसा नहीं आया, मैं फिर भी नहीं छोड़ा मैंने कंपनी को। क्यों हाँ, नहीं छोड़ा? कारण है सर उसका। सर एक बात बताओ, अगर मेरा बिजनेस में वेस्टिज में लगा होता है 1 करोड़ रुपए, तो क्या मैं यस, छोड़ता? अगर मैंने कोई 1 करोड़ रुपए से बिजनेस शुरू किया, तो सर मैंने पता है क्या सोचा है, अब मैं आपको बड़ी चीज बताता हूँ सर। जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, नेटवर्क मार्केटिंग में, पूरे पहले वाली कंपनी में, तो वहां पर एक लेडी थी, 98 में उनकी हाउसवाइफ थी, इनकम थी 85,000। यस, तो सर मुझे बोला गया था, मैंने एक बात समझ ली थी, अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, तो हमेशा आपको कामयाब लोगों के इर्द गिर्द रहना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। तो यस, सर मेरी अच्छी बात क्या है, जब भी कोई मीटिंग सेमिनार होता है, मेरी कोशिश होती है सबसे पहले मैं आऊं। अगर मान लीजिए मीटिंग 11 बजे की है, तो मैं 10 बजे पहुंच जाऊं वहां पे, मेरी आदत है। और अगर मान लीजिए मीटिंग खत्म हो गई 1 बजे और धीरे धीरे लोग जाना शुरू होते हैं, जब तक आखिरी इंसान ना जाए वहां से, तब तक मैं वो हॉल छोड़ता नहीं हूँ। यस, राइट, ये मेरी आदत है, ठीक है सर। और यस, वहां पे जितने भी कामयाब लोग हैं, अगर मान लो मेरी आज कोई डाउनलाइन नहीं आई मीटिंग में, एक भी डाउनलाइन नहीं आई, तो किसी के डाउनलाइन तो आए हैं ना, कोई मेरा यस, सीनियर तो आया है ना, तो मैं उनके साथ जाके बैठ जाता हूँ, उनको सुनता हूँ वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उससे हमें सीखने को मिलता है। किसी ने कोई सवाल पूछा तो क्या जैना जी क्या जवाब दे रहे हैं, भाई किसी ने बोला प्रोडक्ट महंगे हैं, तो जैना जी जवाब देंगे ना उसका, तो वो क्या देना है जवाब, ताकि मैं भी समझ सकूं कि मुझे क्या जवाब देना है। कोई बोलेगा सर कि मैं कैसे करूंगा इस बिजनेस को, जैना जी जवाब देंगे, तो मैं वहां से सीख सकता हूँ। तो कहने का मतलब, जब तक आप कामयाब लोगों के इर्द गिर्द रहोगे ना, वो जरूरी है। तो सर एक बार क्या हुआ, एक बार वो लेडी, उसके पाँव में चोट थी, और वो मीटिंग खत्म हो गई, सब लोग चले गए, वो लेडी के पाँव में चोट थी, बैठी हुई थी, ड्राइवर लेट हो गया उसका। तो मैंने क्या सोचा कि भाई मैं जब तक मैडम नहीं जाएंगी मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं मैडम के साथ में खड़ा हो गया। वो बहुत ऊंचे लेवल पे थी, मैं अभी सिर्फ 8% पे था, तो मैं उनसे बात वैसे कभी नहीं कर पाता, मेरी हिम्मत नहीं होती। लेकिन अब वो अकेली बैठी हुई थी, मैं भी था, वो मुझे देख के मुस्कुराई, तो मैंने उनसे मेरे मन में एक सवाल पूछ लिया मैंने। तो मैंने कहा मैडम एक बात बताओ, आज तो हम बोलते हैं कि देखो जैना जी पैसा कमा रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हो, ये पैसा कमा रहे हो, जब आपने 96 में बिजनेस शुरू किया था, तब तो इंडिया में एक भी आदमी पैसा नहीं कमा रहा था। तब लोग ये कहते थे भैया फॉरेन कंट्री में लोग पैसा कमा रहे हैं, और ये इंडियन अभी ये बिजनेस शुरू हुआ है। आपने कैसे किया, आप कामयाब कैसे हुए, यस, आपने छोड़ा क्यों नहीं इस बिजनेस को, जब लोग आपको नेगेटिव बोलते थे, बेकार है, नहीं चलेगा, इंडिया में नहीं चलेगा, बाहर चलता होगा, यहाँ नहीं चलेगा, तो आपने कंटिन्यू कैसे किया, मुझे बताओ। तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात बोली, उन्होंने कहा सर देखो, जो नॉर्मल लोग आते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि मैंने 1250 रुपए लगाए हैं, सोचते हैं। मैंने पहले दिन से ये नहीं सोचा कि मैंने 1250 रुपए लगाए हैं, मैंने ये सोचा सर ये कंपनी ना श्री गौतम माली जी की नहीं है, मैं अभी उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उस कंपनी के ओनर का नाम भी नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसको वेस्टिज से अगर जोड़ के देखें, तो जिस आदमी ने वेस्टिज ज्वाइन किया, तो उन्होंने ये कहा
कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि कंपनी ये वेस्टीज गौतम बाली जी की है, उन्होंने कहा ये वेस्टीज मेरी है। और ये yes, जो 5 करोड़ की कंपनी शुरू हुई है ना, 5 करोड़ से, ये 5 करोड़ में बाली साहब ने लगाए, मैंने लगाए हैं। और ये जो 1250 मैंने जो ज्वाइनिंग के पैसे दिए हैं, ये मैंने बांटे हैं लड्डू। ये 5 करोड़ की कंपनी मेरी है, बाली साहब की नहीं है, मेरी है। ना मेरे अपलाइन की है, ना मेरे डाउनलाइन की है, ना मेरे क्रॉस लाइन की है, ना कंपनी के मालिक की है, ये मेरी कंपनी है। yes, अगर मैं 5 करोड़ रुपए लगा दिए मैंने किसी कंपनी में, अगर 2 महीने में मेरा बिजनेस नहीं चला, 4 महीने नहीं चला, तो क्या मैं छोड़ के जाऊंगा? no, क्योंकि छोड़ूंगा तो पैसा डूब गया ना, डूब पहली गया। चीज। सर दूसरी चीज होती है सर सुनो, सर कभी भी कंपनी छोड़ने से कुछ नहीं होता। कंपनी छोड़ने से कुछ नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्या है सर? सोच बदलनी है आपको। काम तो वहां भी करना पड़ेगा, yes, पहली चीज। सर मुझे एक बात बताओ, वेस्टीज में क्या लोग पैसा नहीं कमा रहे? अरे कमा रहे हैं सर। yes, जब वो कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा रहा? मतलब कमी मेरे अंदर है। yes, definitely, इवन मैं कहता हूँ कुछ लोग क्या करते हैं, अपलाइन भी चेंज करते हैं, हाँ, कि वेस्टीज में ही मैं अपलाइन चेंज कर लूं। हाँ, ठीक सर? yes, yes, सर right, अपलाइन चेंज करने से भी कुछ नहीं होता। definitely, अपलाइन चेंज करने से कुछ नहीं होगा सर। सिर्फ एक चीज को बदलने से एक फर्क पड़ेगा, वो है आपकी सोच। सोच एंड फोकस। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे सर, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी, डेफिनेटली, चाहे आप कंपनी बदलो चाहे कुल। मैं सर एक बात याद रखना, अगर आपको फास्ट जाना है, गो स्लो। कई लोग क्या कहते हैं, मैं बाइनरी कर लेता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें ग्रोथ फास्ट है। सर मैं लोगों को 22 साल से देख रहा हूँ, वो 22 साल से फास्ट के चक्कर में कहीं नहीं पहुंचे जिंदगी में। राइट, 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 एक लाइन लिख लीजिए सर, अगर आपको फास्ट जाना है तो तसल्ली से जाओ, तो स्लो जाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। और सर हमारी 7 मिस्टेक में कहते हैं ना, ताजमहल को लगे बनने में 22 साल, तभी वो 400 साल से खड़ा है। अगर 22 महीने लगे होते तब तो टूट गया होता। तब टूट गया होता, डेफिनेटली। जिस सक्सेस में सर समय लगता है, वो उतनी मजबूती से खड़ी रहती है। यस, राइट, 100% जी सर। दूसरा क्वेश्चन मेरा पहला स्टार्टिंग होने से पहले शुरू हुआ था, 1% पूल के बारे में थोड़ा जानकारी बता दीजिए, मैसेज दे दीजिए हमारे व्यूअर्स। सर 1% पूल बहुत जबरदस्त पूल है। देखिए मैं इस बात में कहना चाहूंगा, इसमें जो भी आपका जुलाई महीने में 1% जो बेस बनेगा, जो भी आपका जुलाई महीने में लेवल होगा, इसको बेस मंथ माना जाएगा। उसके हिसाब से आपको उतना पीवी करना है, इतना ये करना है, उतना वो करना है भाई। इसके लिए एक बात बोलना चाहूंगा, जब भी कोई भी, चाहे वो 1% पूल हो, चाहे वो कोई भी आए, कोई भी कॉन्टेस्ट आए प्रेस्टीज में, उसमें भाग जरूर लीजिए। कोई भी जब रेस शुरू होती है ना, एक बात याद रखिए, जब भी कोई रेस शुरू होती है, अगर 10 लोग भाग रहे होते हैं, तो एक्चुअल जो रेस होती है ना, वो 2 या 3 लोगों में होती है। यस, राइट। एक्चुअल आपको 10 के 10 लोगों को नहीं हराना, आपको बस सिर्फ दो लोगों को हराना होता है। बस 2 लोगों से तेज दौड़ना होता है, 1 या 2 लोगों से। पता है क्यों? क्योंकि 10 लोग जब भागते हैं, तो उसमें से 3 या 4 लोग सोचते हैं कि हम फर्स्ट नहीं आ पाएंगे, तो आधे लोग दिमाग में रेस वैसे ही हार जाते हैं। बाकी 3 या 4 लोग कौन होते हैं कि जब रेस शुरू होती है, तो आधी रेस तक पहुंचते ही वो दिमाग से, अपनी माइंड से हार जाते हैं। राइट। एक्चुअली में 2 या 3 लोग रेस दौड़ते हैं, और जिनके बीच में कंपटीशन होता है। सेम ऐसे ही अगर आप क्राउन के लिए दौड़ रहे हो ना, तो आपका कंपटीशन किसी नहीं, आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से है, खुद से। राइट। मैं बोलूंगा कभी भी जिंदगी में किसी को भी कंपेयर मत करना, अपने आप से कंपेयर मत करना। आप सिर्फ कंपटीशन करो अपने आप से, कि पिछले महीने मेरा बिजनेस ये था, इस महीने मुझे उससे ज्यादा करना है, दैट्स इट, बस। और अगर कोई ज्यादा कमा रहा है आपसे, आपके बाद में आने के बाद भी भगवान से दुआ करो कि वो और ज्यादा कमाए। यस। क्योंकि अगर वो स्ट्रगल करेगा या वो कमाई करेगा, स्ट्रगल करेगा तो आपसे मांगेगा नहीं, कमाई करेगा तो आपको देगा नहीं। आपको मतलब किससे? आपको मतलब है अपने से। और जिंदगी में याद रखना, वेस्टीज में खासकर, वेस्टीज एक मैराथन है।
यहां पर इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन फास्ट है, फर्क इससे पड़ता है कौन लास्ट है। मैं उदाहरण देता हूं, जब एक रेस शुरू होती है तो प्राइस किसको मिलता है? फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को। ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबको मालूम है? ओके। अब आपने वेस्टिज शुरू किया, आपकी दौड़ा क्राउन डायरेक्टर तक। अब इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितनी जल्दी क्राउन बनते हो, इससे फर्क पड़ता है कि आप क्राउन बनने तक टिके रहते हो नहीं टिके रहते। क्योंकि आज अगर मान लीजिए 500 क्राउन है और जब आप क्राउन बनोगे उस समय 5000 क्राउन भी होंगे, लेकिन क्राउन की इनकम उतनी होगी, उसको वही प्राइस मिलेगा जो क्राउन को मिलता है। चाहे 10,000 क्राउन बन जाए, चाहे 20,000 क्राउन बन जाए। क्राउन मीन इनकम लाख रुपए से ऊपर। क्राउन मीन्स आप लग्जरी गाड़ी की दौड़ में आ गए। क्राउन मीन्स आप फॉरेन ट्रिप जाओगे। क्राउन मीन्स आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट मिलेगी। क्राउन मीन्स आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी उसके बाद। ये चीज है। डेफिनेटली। थैंक यू। आपने बहुत इंफॉर्मेशन दिए, बहुत ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन के दौरान ट्रेनिंग दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपने टाइम देने के लिए। हमारे व्यूअर्स की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि कीमती टाइम आपने दिए। बहुत इम्पोर्टेंट था लोकेश जी, थैंक यू। जेरे सर, मैं आपका धन्यवाद बोलना चाहूंगा, मैम का धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। थैंक यू। कभी भी दोबारा आप मुझे बुलाएंगे तो ऑलवेज वेलकम है, मैं जरूर आऊंगा। डेफिनेटली कभी भी। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं आप सब लोगों को एक लास्ट मैसेज जरूर देना चाहूंगा, आप लोग सीक्रेट वीडियो जरूर देखिएगा। फाइन, वो बहुत अमेजिंग है, उसको फॉलो कीजिएगा। और कभी भी जिन्होंने सर मैं बताना चाहूंगा, आपके ग्रुप के 1-2 लोग हैं जो मेरे से बात करते हैं सीक्रेट वीडियो के बारे में। ओके। मैं देखता हूँ, एक मिनट। सर लक्ष्मी जी है, पता नहीं है मुझे। मैंने देखा था। है तो लक्ष्मी प्रिया जी, उनको भी मैंने सीक्रेट वीडियो भेजा था और उनको बोला था आप में से कभी भी किसी को सीक्रेट वीडियो के बारे में कभी भी कोई काउंसलिंग चाहिए हो तो ऑलवेज वेलकम है। मुझे उसके बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। ओके। तो कभी भी किसी को हेल्प चाहिए हो सीक्रेट वीडियो के स्पेशली बारे में, अगर आप पूछोगे मेरा एयर प्यूरिफाइड डिलीवर नहीं हुआ तो मेरे को फोन मत करना प्लीज। या मेरे को वो प्रोडक्ट वहां से नहीं मिल रहा, या डाउनलिंक का ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम हो गया, उसके लिए नहीं कह रहा। बट अगर सीक्रेट वीडियो कोई फॉलो कर रहा है और उसके बारे में कभी कुछ डिस्कस करना हो तो अब जेना सर से मेरा नंबर ले लीजिएगा, ऑलवेज वेलकम है। ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज का प्रोग्राम लोकेश सर के लिए बहुत जबरदस्त ताली देके हम विदाई देंगे सर को। और ये सेशन के दौरान जितना भी एजुकेशन था आपने ले लिए, और ये एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एजुकेशन तभी सफल हो पाता है जब भी आप इसको फील्ड में अप्लाई करेंगे। जितने सारे एटीट्यूड के बारे में था और जितने सारे एजुकेशन था, ये एजुकेशन के अंदर सब कुछ था। और कल से शुरुआत कर दीजिए। आज जो परचेजिंग नहीं करना शुरू किए, कल शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि आपको तैयारी करना है। सिर्फ एक ही चीज, 1% पुल को फोकस करना है। और ये जो कंसिस्टेंसी ऑफर होता है हथियार हमारा, 1% पुल को जीतने के लिए और एंट्री करने के लिए हमें हथियार लाना, इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें तो रास्ता है 1% पुल। 1% पुल का पहला हथियार है कंसिस्टेंसी ऑफर, 100 पे भी एंड 60 पे भी। दूसरा हथियार है ये जो लकी ड्रॉ कूपन, 7 तारीख को क्लोजिंग हो रहा है। तीसरा हथियार है 2 तारीख से 17 तारीख के बीच में जो चल रहा है ये रिपर्चेज ऑफर। और चौथा होता है एग्रीकल्चरल ऑफर, जो बारिश का सीजन आ रहा है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कांटेक्ट करिए बार बार, रोज रोज प्लान से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्लान से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोस्पेक्ट सोने से पहले 5 प्रोस्पेक्टिंग कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 100 प्रोस्पेक्टिंग आपके प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में होना चाहिए। और साथ ही साथ ग्रूमिंग करना भी चाहिए आपको। और कल से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि एक ही वर्ड बोले, मैंने बोल चुका बहुत बार,
सक्सेस इज ए फाइट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ। आपको किन लेवल पे जाना है, किन पोजीशन पे जाना है, इसके ऊपर काम करना है और तैयारी करना है। आपका काम कोई नहीं कर पाएगा, आपका काम ऑफलाइन कर नहीं पाएंगे, आपका काम डाउनलाइन कर नहीं पाएंगे। अगर आपको आता नहीं है तो सीखना शुरू कर दीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए, रेडी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि कैसे बोलेंगे, सारा खेल होता है ऑब्जेक्शन को हैंडल करना। आपके पास हिम्मत है, आपके पास कर पाएंगे। और ये जुलाई महीना का कभी ऐसे जाने मत दीजिएगा। अगर एक आदमी 4 साल टिका रहे, मैंने बताया था 4 साल तक हिम्मत क्या था और मानसिकता जो था, ये मानसिकता अपने आप के लड़ाई के साथ था। तो आप ये मत भूलो आपके पास पैसा नहीं आता है, आप हार गए, नहीं। आपके पास जीतने के लिए ताकत है, आपके पास समर्थ है, आपके पास एबिलिटी है, लेकिन पेशेंस के साथ काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए, एटीट्यूड भी होना चाहिए, सीखना भी होना चाहिए और टीम के साथ रेडी कर दीजिए। इतने जितने भी लीडर है, एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, लीड करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 5-5 लोगों को लेके तैयारी कर दीजिए। 5-5, मेरा 5 लोग, मेरा 10 लोग, मेरा 20 लोग, तभी तो जाके हम कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। और ये मत समझिए मैं ये प्रोग्राम में जाता हूँ, ये प्रोग्राम में जाता हूँ। हर प्रोग्राम में जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन सुनिए सबको, मानिए एक को, तभी तो जाके आपका डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट किया जाता है, आप दिल से, आप आते हैं जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा आपकी टीम का। अगर टीम का जिम्मेदारी लेंगे तो ये काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम मीटिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एंड नेक्स्ट जो सक्सेस सेमिनार होगा रविवार को होगा, ये 7 या 8 बजे होगा, ये गेस्ट की टाइमिंग के अनुसार होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।